इंसान की ज़िंदगी में हर दिन ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो उसके इमोशंस को डिस्टर्ब करती हैं। कोई रूड बात कह देता है, कोई इग्नोर कर देता है, कोई आपके डिसीजन को क्रिटिसाइज करता है, कोई आपको प्रवोक करता है और कभी-कभी बिना किसी क्लियर रीज़न के भी माइंड के अंदर टेंशन क्रिएट हो जाती है। ऐसे मोमेंट्स में हम अक्सर तुरंत रिएक्ट करते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने इमीडिएटली जवाब नहीं दिया तो सामने वाला हम पर हावी हो जाएगा। लेकिन इमोशनल स्ट्रेंथ का एक गहरा प्रिंसिपल ये है कि हर सिचुएशन को इमीडिएट रिएक्शन की ज़रूरत नहीं होती। रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना एक जैसे नहीं है। रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है। किसी ने कुछ कहा और हम गुस्से में आ गए, किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया और हम एंग्शियस हो गए, किसी ने क्रिटिसिज्म किया और हम अपने आप को डिफेंड करने लगे। रिस्पॉन्स कॉन्शियस होता है। आप इमोशन को नोटिस करते हो, रुकते हो और फिर डिसाइड करते हो कि क्या करना है। दोनों के बीच का डिफरेंस छोटा लग सकता है, लेकिन इसी डिफरेंस में इमोशनल कंट्रोल छुपा हुआ है। जब आप रिएक्शन देने से पहले रुकना सीखते हो तो आप अपने माइंड को एक इंपॉर्टेंट मैसेज देते हो, मेरे इमोशंस मेरे डिसीजंस के बॉस नहीं है। गुस्सा आ सकता है, लेकिन गुस्से को एक्शन में कन्वर्ट करना कंपल्सरी नहीं। फियर आ सकता है, लेकिन फियर की वजह से डिसीजन लेना ज़रूरी नहीं। डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको किसी को ब्लेम करना ही है। नॉट रिएक्टिंग का मतलब इमोशनलेस बनना भी नहीं है। अगर आपको किसी की बात से हर्ट हुआ है तो हर्ट को फील करना नॉर्मल है। अगर आपको इनजस्टिस हुआ है तो उस पर रिस्पॉन्स देना भी ज़रूरी हो सकता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आप रिस्पॉन्स अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग देते हो, अपने टेम्पररी इमोशनल स्टेट के अकॉर्डिंग नहीं। आप गुस्से में भी बाउंड्री सेट कर सकते हो, लेकिन बाउंड्री और इमोशनल एक्सप्लोजन अलग चीज़ें हैं। कभी-कभी साइलेंस सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स हो सकता है। जब सामने वाला सिर्फ आपको प्रवोक करना चाहता हो तो आर्ग्यूमेंट में एंटर करना उसकी स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुल बना देता है। लेकिन अगर आप काम रहते हो, कॉन्वर्सेशन को अननेसेसरीली एक्सटेंड नहीं करते और अपनी अटेंशन वापस अपने काम पर ले आते हो, तो आप सिचुएशन का कंट्रोल अपने पास रखते हो। इसका मतलब सामने वाले को पनिश करना नहीं, इसका मतलब अपनी एनर्जी को कॉन्शियसली यूज़ करना है। आपको हर एक्यूजेशन का आंसर देना ज़रूरी नहीं, हर क्रिटिसिज्म को प्रूव या डिसप्रूव करना ज़रूरी नहीं, हर मिसअंडरस्टैंडिंग को इमीडिएटली करेक्ट करना ज़रूरी नहीं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, हर इंसान को कन्विंस करना भी ज़रूरी नहीं कि आप अच्छे, केपेबल या जेन्युइन हो। आपके एक्शंस और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी कई बार वर्ड से ज़्यादा पावरफुल एक्सप्लेनेशन होती हैं। नॉट रिएक्टिंग का एक प्रैक्टिकल बेनिफिट ये है कि आप इम्पल्सिव डिसीजन से बच सकते हो। गुस्से में भेजा गया मैसेज रिलेशनशिप डैमेज कर सकता है। फियर में लिया गया डिसीजन अपॉर्चुनिटी मिस करवा सकता है। जेलसी में की गई कंपैरिजन आपका कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर सकती है। जब आप पॉज करते हो तो आप इमोशन और एक्शन के बीच डिस्टेंस क्रिएट करते हो। ये डिस्टेंस ही आपको बेटर चॉइस करने की फ्रीडम देता है। धीरे धीरे आप रियलाइज करते हो कि इमोशनल कंट्रोल का मतलब दूसरों को कंट्रोल करना नहीं है। आप किसी और के वर्ड्स, एटीट्यूड या बिहेवियर को कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हो कि उनके बिहेवियर को कितनी मेंटल स्पेस देनी है। इसी रियलाइजेशन से पर्सनल पावर डेवलप होती है। वाई यू गिव अदर पीपल पावर। हम अक्सर कहते हैं कि किसी और ने हमारा मूड खराब कर दिया, लेकिन अगर थोड़ा डीपली देखें तो सिचुएशन कुछ और होती है। दूसरा इंसान कुछ करता है और हम उस एक्शन को अपने माइंड में इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि वो हमारी इमोशनल स्टेट को इन्फ्लुएंस करने लगता है। इस तरह हम अननोइंगली अपनी पावर दूसरे पर्सन को हैंड ओवर कर देते हैं। मान लो किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया। अगर आपको अपनी कैपेबिलिटी पर कॉन्फिडेंस है तो क्रिटिसिज्म सिर्फ एक ओपिनियन रहेगा। आप उसमें यूजफुल पॉइंट देखो, गलत पॉइंट इग्नोर करो और अपनी लाइफ कंटिन्यू करो। लेकिन अगर आपकी सेल्फ वर्थ दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करती है तो वही क्रिटिसिज्म पूरा दिन आपके माइंड में घूम सकता है। आप बार बार सोचोगे कि उसने ऐसा क्यों कहा, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे और मुझे उसे क्या जवाब देना चाहिए। यहाँ प्रॉब्लम क्रिटिसिज्म से ज़्यादा एक्सटर्नल वैलिडेशन की नीड है। जब आप चाहते हो कि दूसरे लोग आपको अप्रूव करें, रिस्पेक्ट करें और समझें, तो उनका बिहेवियर आपके कॉन्फिडेंस का रिमोट कंट्रोल बन सकता है। प्रेज मिले तो कॉन्फिडेंस हाई, क्रिटिसिज्म मिले तो कॉन्फिडेंस लो, अटेंशन मिले तो हैप्पीनेस, इग्नोर किया जाए तो एंग्जाइटी। इस तरह इमोशनल स्टेबिलिटी एक्सटर्नल इवेंट्स पर डिपेंड होने लगती है। पर्सनल पावर वापस लेने के लिए सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि दूसरों के ओपिनियंस आपकी आइडेंटिटी का फाइनल ट्रूथ नहीं है। कोई आपको इंटेलिजेंट समझता है और कोई फुलिश, कोई आपको काइंड समझता है और कोई सेल्फिश, कोई आपको कॉन्फिडेंट समझता है और कोई एरोगेंट। हर पर्सन आपको अपने एक्सपीरियंसेस, एक्सपेक्टेशंस और बायसेस के थ्रू देखता है। अगर आप हर ओपिनियन को अपने बारे में ऑब्जेक्टिव ट्रूथ मान लोगे तो आपके पास स्टेबल आइडेंटिटी रह ही नहीं सकती। इसलिए कॉन्फिडेंस का डीपर फॉर्म इंटरनल होता है। आप खुद से पूछते हो, मैं कौन हूं जब कोई मुझे प्रेज नहीं कर रहा? मैं अपनी वैल्यू कैसे मेजर करता हूं जब कोई मुझे अप्रूव नहीं करता? अगर आंसर सिर्फ दूसरों के रिएक्शंस पर बेस्ड है तो इमोशनल इंडिपेंडेंस अभी डेवलप करनी बाकी है।
इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के ओपिनियंस कंप्लीटली इग्नोर कर लेनी चाहिए। ट्रस्टेड लोगों का फीडबैक वैल्यूबल हो सकता है, लेकिन फीडबैक को गाइडेंस समझना चाहिए, वर्डिक्ट नहीं। अगर कोई जेन्युइनली आपकी मिस्टेक बताता है तो उससे लर्न करो। अगर कोई सिर्फ इंसल्ट करता है तो उस इंसल्ट को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। डिफरेंस समझना इमोशनल मैच्योरिटी का पार्ट है। हम अपनी पावर तब भी देते हैं जब हम हर किसी को एक्सप्लेन करने लगते हैं। किसी ने आपके डिसीजन को क्वेश्चन किया और आपने एक रीजन दिया, फिर दूसरा ऑब्जेक्शन आया और आपने दूसरा रीजन दिया, फिर तीसरा ऑब्जेक्शन आया और आपने तीसरी एक्सप्लेनेशन दे दी। धीरे धीरे आपका सिंपल डिसीजन एक डिबेट बन गया। आप अपनी लाइफ का चॉइस एक्सप्लेन नहीं कर रहे, आप सामने वाले की अप्रूवल ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज का मतलब है कि आप जरूरत के हिसाब से एक्सप्लेनेशन दो, लेकिन अप्रूवल के लिए एंडलेस जस्टिफिकेशन ना करो। मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये नहीं करूंगा, कभी कभी एनफ हो सकता है। हर डिसीजन को डिफेंड करना कॉन्फिडेंस नहीं होता। कभी कभी डिसीजन के साथ कामली स्टैंड करना ज्यादा पावरफुल होता है। पावर देने का एक और तरीका है कंपैरिजन। जब आप अपनी प्रोग्रेस को दूसरों की अचीवमेंट्स के अगेंस्ट मेजर करते हो तो उनकी लाइफ आपकी इमोशनल स्टेट कंट्रोल करने लगती है। सोशल मीडिया पर किसी की सक्सेस देखकर आप अपने आप को अनसक्सेसफुल समझने लगते हो। किसी की रिलेशनशिप देखकर अपनी लाइफ इनकम्प्लीट लगने लगती है। किसी की फाइनेंशियल प्रोग्रेस देखकर अपनी वर्थ कम लगने लगती है। लेकिन आप किसी और की विजिबल लाइफ को अपनी इनविजिबल स्ट्रगल से कंपेयर कर रहे होते हो। पर्सनल पावर का मतलब कंपैरिजन से अटेंशन वापस लाना है। आपका रियल कंपटीशन आपका पास्ट सेल्फ हो सकता है। आज आप कल से थोड़े ज्यादा डिसिप्लिन हो, थोड़े ज्यादा अवेयर हो, थोड़े ज्यादा इमोशनली स्टेबल हो तो एक्चुअल प्रोग्रेस हो रही है। आखिर में दूसरों को पावर देना बंद करने का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ। इसका मतलब है कि कनेक्शन के साथ इंडिपेंडेंस भी रखो। लव करो, केयर करो, रिलेशनशिप्स को इंपॉर्टेंस दो, लेकिन अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली किसी दूसरे पर्सन के बिहेवियर के साथ अटैच मत करो। किसी का प्रेजेंस आपकी लाइफ को बेटर बना सकता है, लेकिन आपकी एंटायर वर्थ का सोर्स नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग योर इमोशनल ट्रिगर्स। इमोशनल कंट्रोल तभी पॉसिबल है जब आपको पता हो कि आपको ट्रिगर क्या करता है। ट्रिगर वो सिचुएशन, वर्ड, बिहेवियर या मेमोरी हो सकती है जो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन एक्टिवेट कर देती है। कभी ट्रिगर करंट सिचुएशन से कनेक्टेड होता है और कभी उसके पीछे पुराना एक्सपीरियंस छुपा होता है। मान लो किसी ने आपको मीटिंग में इंटरप्ट कर दिया। हो सकता है दूसरे पर्सन के लिए वो सिंपल इंटरप्शन हो, लेकिन आपको इंटेंसली डिसरिस्पेक्ट फील हो। क्यों? शायद आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद पास्ट में आपको बार बार इग्नोर किया गया था। शायद आपको लगता है कि अगर आपकी बात नहीं सुनी गई तो आपकी वैल्यू कम है। इसलिए करंट इवेंट पुराने इमोशनल पैटर्न को एक्टिवेट कर देता है। ट्रिगर को समझने का फर्स्ट स्टेप है रिएक्शन को ऑब्जर्व करना। जब आप अनयूजुअली एंग्री, एंग्शियस, जेलस या डिफेंसिव फील करो तो तुरंत दूसरे पर्सन को ब्लेम करने के बजाय अपने अंदर देखो। खुद से पूछो, मुझे एक्जैक्टली किस बात से प्रॉब्लम हुई? क्या मुझे डिसरिस्पेक्ट फील हुआ? क्या मुझे रिजेक्ट किया गया? क्या मुझे कंट्रोल लूज होने का फियर है? क्या मुझे प्रूव करने की नीड हो रही है? कभी कभी एक्चुअल ट्रिगर इवेंट नहीं बल्कि उस इवेंट की इंटरप्रिटेशन होती है। किसी ने मैसेज का रिप्लाई लेट किया, फैक्ट सिर्फ एक है कि रिप्लाई लेट हुआ। माइंड स्टोरी बना सकता है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, उसे मेरी परवाह नहीं, या मैंने कुछ गलत किया। इमोशन अक्सर फैक्ट से नहीं, स्टोरी से इंटेंसिफाई होता है। इसलिए इमोशनल मैच्योरिटी में फैक्ट्स और असम्पशंस को सेपरेट करना इंपॉर्टेंट है। आपको हर थॉट को ट्रूथ नहीं मानना। माइंड एक पॉसिबिलिटी को सर्टेनिटी की तरह प्रेजेंट कर सकता है। अगर आप इसे नोटिस करना सीख जाओ तो एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग पर काफी कंट्रोल डेवलप हो सकता है। कॉमन ट्रिगर्स में रिजेक्शन, डिसरिस्पेक्ट, क्रिटिसिज्म, अबैंडनमेंट का फियर, कंपैरिजन, जेलसी, कंट्रोल लूज होना, अनसर्टेनिटी और अप्रूवल की नीड शामिल हो सकती है। हर पर्सन के ट्रिगर्स डिफरेंट होते हैं। किसी को साइलेंस ट्रिगर करता है, किसी को लाउड आर्ग्यूमेंट्स, किसी को बीइंग इग्नोर्ड और किसी को फेलियर। इसलिए इमोशनल ग्रोथ का जर्नी पर्सनल होता है। ट्रिगर आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप रिएक्शन को डिले करना है। जब इमोशन हाई हो, डिसीजन लो क्वालिटी हो सकता है। इसलिए इंटेंस मोमेंट में पॉज करना यूजफुल है। डीप ब्रीथिंग, थोड़ा वॉक करना, फोन साइड में रखना या कन्वर्सेशन को टेम्परेली स्टॉप करना सिंपल टेक्निक्स हैं जो इमोशनल इंटेंसिटी को रिड्यूस कर सकती हैं। पर्पस इमोशन को सप्रेस करना नहीं, उसकी इंटेंसिटी को इतना रिड्यूस करना है कि आप क्लियरली सोच सको। आपको अपने ट्रिगर से डरना नहीं है। ट्रिगर आपकी वीकनेस का प्रूफ नहीं, वो इन्फॉर्मेशन है। वो आपको बताता है कि आपके अंदर कौन सा एरिया टेंशन मांग रहा है। अगर क्रिटिसिज्म आपको बहुत डिस्टर्ब करता है तो शायद सेल्फ वर्थ को एक्सटर्नल अप्रूवल से सेपरेट करना यूजफुल होगा। अगर रिजेक्शन अनबेरेबल लगता है तो शायद आपको अपनी आइडेंटिटी को रिलेशनशिप से अलग स्ट्रेंथन करना होगा। अगर डिसरिस्पेक्ट पर इमीडिएट एक्सप्लोजन होता है तो शायद बाउंड्रीज और इमोशनल रेगुलेशन दोनों पर काम करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट ये है कि आप अपनी इमोशंस को एनिमी ना समझो। इमोशन इन्फॉर्मेशन देता है, कमांड नहीं। गुस्सा बताता है कि कुछ आपको अनएक्सेप्टेबल लगा। फियर बताता है कि आपको थ्रेट फील हो रहा है। सैडनेस बताती है कि कुछ मीनिंगफुल था और उसमें लॉस हुआ। जेलसी कभी कभी किसी हिडन डिजायर को रिवील कर सकती है। लेकिन इमोशन जो मैसेज दे रहा है उसका मीनिंग समझना अलग है और उस इमोशन के बेसिस पर इंपल्सिव रिएक्ट करना अलग। जब आप अपने ट्रिगर्स को समझ लेते हो तो आपकी रिएक्शंस प्रेडिक्टेबल रहना बंद हो सकती हैं। पहले कोई स्पेसिफिक पर्सन कुछ कहता था और आप इमीडिएटली एक्सप्लोर करते थे। अब आप नोटिस करते हो कि ट्रिगर एक्टिवेट हुआ है, आप रुकते हो, आप डिसाइड करते हो सकता है आप रिस्पॉन्स दो, हो सकता है कॉन्वर्सेशन लीव करो, हो सकता है बाद में बात करो और हो सकता है कुछ भी ना बोलो। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप हमेशा साइलेंट रहो, इंपॉर्टेंट ये है कि चॉइस आपकी हो। पार्ट 1 का ओवरऑल लेसन इसी ट्रांसफॉर्मेशन में है। पहले हम एक्सटर्नल सिचुएशंस को अपनी इमोशनल स्टेट का रिमोट कंट्रोल दे देते हैं। फिर हम सीखते हैं कि रिएक्शन ऑटोमेटिक होना जरूरी नहीं। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम किस वजह से ट्रिगर होते हैं और धीरे धीरे हम अपने इमोशनल पैटर्न्स को समझकर उनके साथ कॉन्शियसली डील करना सीखते हैं। जब आप रिएक्ट करना कम करते हो, दूसरों को पावर देना कम करते हो और अपने ट्रिगर्स को समझना शुरू करते हो, तब कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होने लगता है। आपको हर सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग दिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ अपने बिहेवियर का ओनरशिप लेना होता है। आप समझने लगते हो कि दुनिया आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपकी अटेंशन, चॉइसेस और रिस्पॉन्सेज आपके कंट्रोल में आ सकते हैं और यही इमोशनल फ्रीडम की बिगिनिंग है। कोई कुछ भी करे, आपको ऑटोमेटिकली रिएक्ट करना जरूरी नहीं। आप रुक सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो और फिर चूज कर सकते हो। जब रिएक्शन की जगह कॉन्शियस रिस्पॉन्स आता है तब दूसरों का बिहेवियर आपकी इनर पीस पर पहले जैसा कंट्रोल नहीं रखता। Mastering your emotions. Control your emotions before they control you. Emotions इंसान की पर्सनालिटी का नेचुरल हिस्सा हैं। खुशी, गुस्सा, फियर, सैडनेस, जेलसी, एक्साइटमेंट और डिसअपॉइंटमेंट सब हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम इमोशंस का होना नहीं है,
प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इमोशंस हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करने लगते हैं। जब गुस्सा आपके वर्ड्स डिसाइड करे, फियर आपके अपॉर्चुनिटीज डिसाइड करे, इनसिक्योरिटी आपके रिलेशनशिप्स डिसाइड करे और जेलसी आपकी सेल्फ वर्थ डिसाइड करे, तब इमोशनल लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं रहती। इसीलिए इमोशनल मास्टरी का पहला लेसन इमोशंस को डिस्ट्रॉय करना नहीं, बल्कि उनके साथ कॉन्शियसली डील करना है। कई लोग इमोशनल कंट्रोल को इमोशनलेस रहना समझते हैं। उन्हें लगता है कि स्ट्रांग पर्सन वो है जो कभी हर्ट ना हो, कभी रोए नहीं, कभी गुस्सा ना करे और किसी चीज़ की परवाह ना करे। लेकिन असली स्ट्रेंथ इसका ऑपोजिट है। इमोशनली स्ट्रांग पर्सन इमोशंस को फील करता है, लेकिन उन्हें अपना ड्राइवर नहीं बनने देता। उसे गुस्सा आ सकता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि गुस्से में क्या करना है। उसे फियर हो सकता है, लेकिन वो फियर के कहने पर हर अपॉर्चुनिटी से भागता नहीं। उसे सैडनेस हो सकती है, लेकिन वो सैडनेस को अपनी पूरी आइडेंटिटी नहीं बना लेता। इमोशन और एक्शन के बीच एक स्पेस होता है। इसी स्पेस को डेवलप करना इमोशनल कंट्रोल का फाउंडेशन है। जब कोई आपको इंसल्ट करता है, पहला इंपल्स हो सकता है कि तुरंत जवाब दो। लेकिन अगर आप कुछ सेकंड्स रुकते हो तो आपके पास चॉइस आ जाती है। आप डिसाइड कर सकते हो कि आंसर देना है, कामली बाउंड्री सेट करनी है, कॉन्वर्सेशन छोड़नी है या बिल्कुल इग्नोर करना है। रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, रिस्पॉन्स चोजन होता है। इमोशनल मास्टरी का मतलब इसी चॉइस को स्ट्रांग बनाना है। इस प्रोसेस में सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इमोशन इंटेंस हो तो उसे सप्रेस करने के बजाय उसका नाम आइडेंटिफाई करना यूजफुल होता है। खुद से कहना, मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे रिजेक्शन का फियर फील हो रहा है, इमोशन को थोड़ा डिस्टेंस देता है। आप इमोशन बन नहीं जाते, आप इमोशन को ऑब्जर्व करने लगते हो। ये स्मॉल शिफ्ट आपको इम्पल्सिव बिहेवियर से बचाने में मदद कर सकता है। गुस्सा इसका एक सिंपल एग्जाम्पल है। गुस्सा अक्सर हमें एनर्जी देता है और हमें लगता है कि तुरंत एक्शन लेना चाहिए, लेकिन गुस्से के पीक पर लिया गया डिसीजन बाद में रिग्रेट क्रिएट कर सकता है। आप कुछ ऐसा बोल सकते हो जो रिलेशनशिप डैमेज कर दे, कोई मैसेज भेज सकते हो जिसे बाद में डिलीट करना चाहो, या कोई डिसीजन ले सकते हो जो एक्चुअली आपके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में नहीं था। इसलिए गुस्से को डिनाई करना ज़रूरी नहीं, उसकी एनर्जी को डिले और डायरेक्शन देना ज़रूरी है। इसी तरह फियर भी हमारी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है। फियर का पर्पस हमें डेंजर से प्रोटेक्ट करना है, लेकिन हर फियर एक्चुअल डेंजर का प्रूफ नहीं होता। कभी फियर सिर्फ अनसर्टेनिटी का रिस्पॉन्स होता है। न्यू जॉब, न्यू रिलेशनशिप, पब्लिक स्पीकिंग, बिजनेस डिसीजन या किसी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन से पहले एंग्जाइटी होना नेचुरल है। अगर आप हर बार फियर को सिग्नल समझकर रिट्रीट करोगे तो आपकी लाइफ ग्रेजुअली स्मॉलर होती जाएगी। इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब फियर को एलिमिनेट करना नहीं, फियर के साथ एक्शन लेना सीखना है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। रेकलेस होना करेज नहीं है। करेज का मतलब फियर को इग्नोर करना नहीं। करेज का मतलब सिचुएशन को रियलिस्टिकली असेस करके नेसेसरी प्रिकॉशंस के साथ फिर भी अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है। अगर रिस्क जेन्युइन है तो उसे अवॉइड करना विजडम हो सकता है। अगर रिस्क सिर्फ इमेजिन रिजेक्शन या एम्बैरेसमेंट का है तो उस फियर को चैलेंज करना ग्रोथ का पार्ट हो सकता है। इमोशनल कंट्रोल के लिए अपने थॉट्स को भी ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। इमोशन अक्सर एक थॉट से एम्पलीफाई होता है। किसी ने आपका मैसेज देखा और रिप्लाई नहीं किया। फैक्ट सिर्फ इतना है कि रिप्लाई नहीं आया, लेकिन माइंड इमीडिएटली स्टोरीज क्रिएट कर सकता है। वो मुझे इग्नोर कर रहा है, उसे मेरी परवाह नहीं, मैंने कुछ गलत किया होगा। फिर एंग्जाइटी बढ़ सकती है। अगर आप फैक्ट और अजम्पशन को सेपरेट करना सीख जाओ तो इमोशनल इंटेंसिटी रिड्यूस हो सकती है। ये हैबिट रिलेशनशिप्स में स्पेशली यूजफुल है। जब इमोशंस हाई होते हैं हम दूसरे पर्सन के इंटेंशन को अज्यूम कर लेते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला जानबूझकर हर्ट कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या मैनिपुलेट कर रहा है। कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन हर बार नहीं। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है कि कंक्लूजन पर जंप करने से पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। तुमने ऐसा क्यों किया पूछना, कभी कभी तुम मुझे हर्ट करना चाहते थे, अज्यूम करने से ज़्यादा हेल्दी होता है। द आर्ट ऑफ इमोशनल डिटैचमेंट। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड हार्टेड बनना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की केयर ना करो, किसी से अटैच ना हो या रिलेशनशिप्स को इंपॉर्टेंस ना दो। हेल्दी डिटैचमेंट का मतलब है केयर करना बिना अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को कंप्लीटली एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के साथ अटैच किए। हम किसी पर्सन को लव कर सकते हैं और फिर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हम उसके थॉट्स और एक्शंस कंट्रोल नहीं कर सकते। हम किसी गोल को डीपली वैल्यू कर सकते हैं और फिर भी समझ सकते हैं कि हर आउटकम गारंटी नहीं होता। हम किसी रिलेशनशिप को सेव करने की सिंसियर कोशिश कर सकते हैं और फिर भी ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि रिलेशनशिप में दो लोगों की चॉइस होती है। अटैचमेंट तब पेनफुल हो जाता है जब हम किसी डिजायर्ड आउटकम को अपनी इमोशनल सर्वाइवल के साथ कनेक्ट कर देते हैं।
हम सोचते हैं अगर ये पर्सन मेरे साथ रहा तो मैं हैप्पी हूँ, अगर वो चला गया तो मैं कंप्लीटली ब्रोकन हो जाऊंगा, या अगर मुझे ये प्रमोशन नहीं मिला तो मैं फेलियर हूँ। ऐसे थॉट्स हमारी आइडेंटिटी को एक एक्सटर्नल रिजल्ट से बाइंड कर देते हैं। डिटैचमेंट का हेल्दियर अप्रोच कहता है मैं इस चीज़ की केयर करता हूँ लेकिन मेरी पूरी आइडेंटिटी इसके रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करती। इस माइंडसेट से आप एफर्ट कंटिन्यू कर सकते हो बिना अननेसेसरी डेस्पिरेशन के। रिलेशनशिप्स में इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ये भी है कि आप दूसरे पर्सन के मूड को अपना मूड ऑटोमेटिकली नहीं बनाते। अगर कोई अपसेट है तो आप उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज कर सकते हो, लेकिन हर बार उसकी इमोशनल स्टेट को फिक्स करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अगर कोई आपसे एंग्री है तो आप कामली देख सकते हो कि आपकी कोई मिस्टेक है या नहीं। अगर मिस्टेक है तो अपोलोजाइज करो, अगर नहीं है तो सामने वाले का एंगर ऑटोमेटिकली आपकी गिल्ट नहीं बन जाता। डिटैचमेंट आपको रिजेक्शन हैंडल करने में भी हेल्प करता है। रिजेक्शन पेनफुल हो सकता है, लेकिन रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप वर्थलेस हो। किसी पर्सन ने रिलेशनशिप रिजेक्ट किया, इसका मतलब हो सकता है कंपैटिबिलिटी नहीं थी। किसी एम्प्लॉय ने एप्लीकेशन रिजेक्ट किया, इसका मतलब हो सकता है कि उन्हें डिफरेंट कैंडिडेट चाहिए था। किसी ऑडियंस को आपका आइडिया पसंद नहीं आया, इसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि आइडिया उनकी नीड से मैच नहीं हुआ। एक स्पेसिफिक रिजेक्शन को यूनिवर्सल वर्डिक्ट बना देना इमोशनल माइंड की टेंडेंसी है। इमोशनल डिटैचमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखना। जब एक्सपेक्टेशंस बहुत रिजिड होती हैं तो डिसअपॉइंटमेंट भी इंटेंस होती है। हम सोचते हैं लोग हमें वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम उन्हें ट्रीट करते हैं, लेकिन दुनिया इतनी प्रेडिक्टेबल नहीं। आप ऑनेस्ट हो सकते हो और सामने वाला डिसऑनेस्ट हो सकता है। आप लॉयल हो सकते हो और दूसरा पर्सन डिस्टेंस चूज कर सकता है। आप किसी की हेल्प कर सकते हो और वो आपकी हेल्प रिटर्न ना करे। इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना सिनिसिज्म नहीं, इमोशनल रियलिज्म है। डिटैचमेंट का मतलब ये भी है कि आप अपने पास्ट को प्रेजेंट पर अननेसेसरी इंपोज ना करो। अगर किसी ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया था तो हर न्यू पर्सन को ऑटोमेटिकली सस्पेक्ट करना हेल्दी डिटैचमेंट नहीं। पास्ट से लेसन लो, लेकिन फ्यूचर को पास्ट का प्रिजनर मत बनाओ। बाउंड्रीज रखो, ऑब्जर्वेशन रखो, लेकिन अजम्पशंस को फैक्ट्स मत बनाओ। आप इमोशनल डिटैचमेंट को डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हो। जब कोई आपको प्रेज करे, अप्रिशिएट करो, लेकिन अपनी एंटायर आइडेंटिटी उस प्रेज पर बिल्ड मत करो। जब क्रिटिसिज्म मिले, यूजफुल पार्ट लो, लेकिन अपनी वर्थ डिस्ट्रॉय मत करो। जब सक्सेस मिले, एंजॉय करो, लेकिन ईगो को आइडेंटिटी मत बनाओ। जब फेलियर मिले, लेसन लो, लेकिन अपने आप को फेलियर मत लेबल करो। इस तरह हाइज और लोज दोनों के साथ स्टेबिलिटी डेवलप होती है। हाउ टू स्टे काम अंडर प्रेशर। प्रेशर के मोमेंट्स में हमारा नर्वस सिस्टम नेचुरली अलर्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट मीटिंग, आर्ग्यूमेंट, एग्जाम, इंटरव्यू, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अनएक्सपेक्टेड न्यूज या डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन में माइंड फास्ट चलने लगता है। ऐसे मोमेंट्स में काम रहना इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन प्रैक्टिस के बिना डिफिकल्ट हो सकता है। कामनेस का मतलब सिचुएशन को इग्नोर करना नहीं है। कामनेस का मतलब है प्रेशर के बीच भी थिंकिंग कैपेसिटी को प्रिजर्व करना। जब माइंड पैनिक मोड में होता है तो हम पॉसिबिलिटीज को एक्सट्रीम बना सकते हैं। सब खराब हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे तुरंत कुछ करना होगा। ये थॉट्स प्रेशर को और एम्पलीफाई कर देते हैं। इसीलिए प्रेशर में सबसे पहले पेस स्लो करना यूजफुल होता है। ब्रीदिंग को स्टडी करना, बॉडी पोस्चर रिलैक्स करना, पानी पीना, थोड़ी देर वॉक करना या कॉन्वर्सेशन में शॉर्ट पॉज लेना सिंपल एक्शंस हैं जो माइंड को सिग्नल दे सकते हैं कि इमीडिएट डेंजर जरूरी नहीं। फिजिकल स्टेट और मेंटल स्टेट कनेक्टेड होते हैं। जब बॉडी कंटिन्यूसली टेंशन में होती है, थॉट्स भी ज्यादा रिएक्टिव हो सकते हैं। प्रेशर में एक और यूजफुल हैबिट है सिचुएशन को पीसेस में डिवाइड करना। मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई के बजाय अभी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है पूछना, फिर इस मोमेंट में मेरे कंट्रोल में क्या है और नेक्स्ट यूजफुल एक्शन क्या हो सकता है। जब आप प्रॉब्लम को मैनेजेबल स्टेप्स में देखते हो, ओवरवेल्म कम हो सकता है। कंट्रोल का सर्कल समझना भी इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो, कुछ इन्फ्लुएंस कर सकते हो और कुछ बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपनी प्रिपरेशन कंट्रोल कर सकते हो, दूसरे कैंडिडेट का परफॉर्मेंस नहीं। आप अपनी कम्युनिकेशन कंट्रोल कर सकते हो, सामने वाले का इंटरप्रिटेशन नहीं। आप अपनी मेहनत कंट्रोल कर सकते हो, हर रिजल्ट नहीं। जब एनर्जी अनकंट्रोलेबल चीजों पर जाती है, एंग्जाइटी बढ़ती है। जब एनर्जी कंट्रोलेबल एक्शंस पर आती है, इफेक्टिवनेस बढ़ती है। प्रेशर में ईगो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कभी हम सोल्यूशन से ज्यादा अपनी इमेज प्रोटेक्ट करने में बिजी हो जाते हैं। हम मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि हमें वीक दिखने का फियर होता है, लेकिन मिस्टेक को जल्दी एक्नॉलेज करना कई सिचुएशंस को बिगर प्रॉब्लम बनने से रोक सकता है। मुझसे यहाँ गलती हुई, मैं इसे करेक्ट करता हूँ कहना वीकनेस नहीं, मैच्योरिटी है। काम पर्सन का मतलब ये नहीं कि उसके पास आंसर्स हमेशा रेडी होते हैं। कभी कामनेस का बेस्ट फॉर्म है कहना, मुझे इस पर सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। हर डिफिकल्ट क्वेश्चन का इमीडिएट आंसर देना जरूरी नहीं। हर कॉन्फ्रंटेशन को सेम मोमेंट सॉल्व करना जरूरी नहीं। कभी डिले ही बेटर डिसीजन का रीजन बन सकता है। प्रेशर में कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। जब इमोशंस हाई हो, एक्यूजेशंस के बजाय फैक्ट्स और स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पर फोकस करना यूजफुल होता है। तुम हमेशा ऐसा करते हो, कॉन्वर्सेशन को डिफेंसिव बना सकता है। जब ये हुआ, मुझे ये कंसर्न हुआ, मुझे चाहिए कि नेक्स्ट टाइम हम इस तरह हैंडल करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग के चांसेस बढ़ा सकता है। कामनेस एक पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं, एक स्किल भी हो सकती है। इस स्किल को डेली स्मॉल सिचुएशंस में प्रैक्टिस किया जा सकता है। ट्रैफिक में इरिटेशन, डिलेड रिप्लाई, डिसएग्रीमेंट, अनएक्सपेक्टेड चेंज या माइनर क्रिटिसिज्म जैसे मोमेंट्स ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं। अगर आप हर स्मॉल ट्रिगर पर पॉज प्रैक्टिस करते हो तो मेजर प्रेशर में भी रिस्पॉन्स इंप्रूव हो सकता है। इवेंचुअली इमोशनल मास्टरी का गोल ये नहीं कि आप कभी डिस्टर्ब ना हो। ह्यूमन होना मीन्स इमोशंस एक्सपीरियंस करना। गोल ये है कि डिस्टर्बेंस आपको परमानेंटली कंट्रोल ना करे। आप इमोशन को रिकग्नाइज करो, उसे स्पेस दो, उसका मैसेज समझो और फिर डिसाइड करो कि एक्शन क्या होना चाहिए। पार्ट 2 का डीपर मैसेज इसी बैलेंस में है। इमोशन को फील करो लेकिन उसके स्लेव मत बनो। केयर करो लेकिन क्लिंग मत करो। प्रेशर को एक्नॉलेज करो लेकिन पैनिक को डिसीजन मेकर मत बनाओ। जब आप अपने इमोशंस को समझने लगते हो, उनसे डिस्टेंस बनाना सीखते हो और प्रेशर के मोमेंट्स में पॉज मेंटेन करते हो, तब आपकी इनर स्टेबिलिटी स्ट्रांग होने लगती है।
आखिर में रियल इमोशनल पावर का मतलब इमोशन को सप्रेस करना नहीं, बल्कि इमोशन और एक्शन के बीच फ्रीडम क्रिएट करना है। आप गुस्से में भी रिस्पेक्टफुल रह सकते हो, फियर के बावजूद अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हो, सैडनेस के साथ भी लाइफ कंटिन्यू कर सकते हो, रिजेक्शन के बाद भी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर सकते हो, प्रेशर के बीच भी नेक्स्ट सेंसिबल स्टेप चूज कर सकते हो। जब ये एबिलिटी डेवलप होती है तो दूसरे लोग आपके इमोशंस के रिमोट कंट्रोल को ईजिली प्रेस नहीं कर पाते। आप हर सिचुएशन को पर्सनल क्राइसिस नहीं बनाते। आप ऑब्जर्व करते हो, ब्रीथ करते हो, इवैल्यूएट करते हो और फिर एक्ट करते हो। इसी प्रोसेस से कॉन्फिडेंस क्वाइट और स्टेबल बनता है। आपको स्ट्रॉन्ग दिखने की जरूरत कम पड़ती है क्योंकि अंदर से स्टेबिलिटी डेवलप हो रही होती है। और शायद इमोशनल मास्टरी का सबसे प्रैक्टिकल मीनिंग यही है। आप हर फीलिंग को रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन हर फीलिंग को फॉलो नहीं करते। आप हर थॉट को सुनते हो, लेकिन हर थॉट को ट्रूथ नहीं मानते। आप हर सिचुएशन को सीरियसली लेते हो, लेकिन हर सिचुएशन को अपनी पीस से बड़ा नहीं बनाते। धीरे धीरे आपकी रिएक्शंस ऑटोमेटिक होने के बजाय इंटेंशनल होने लगती हैं। और वही पॉइंट है जहां इमोशनल कंट्रोल सच में आपके हाथ में आना शुरू होता है। कॉन्फिडेंस को वीक करने वाली सबसे कॉमन हैबिट्स में से एक है दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करना। जब हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, अप्रिशिएट करें, अग्री करें और हमारे डिसीजंस को एक्सेप्ट करें, तब हम धीरे धीरे अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी उनके रिएक्शंस के साथ जोड़ देते हैं। किसी ने प्रेज किया तो हम अच्छा फील करते हैं, किसी ने क्रिटिसाइज किया तो हम अपने आप पर डाउट करने लगते हैं, किसी ने हमारे डिसीजन को अप्रूव नहीं किया तो हमें लगता है शायद हम गलत हैं। इस तरह कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्ड होने के बजाय बाहर से मिलने वाली अप्रूवल पर डिपेंड करने लगता है। अप्रूवल की डिजायर ह्यूमन नेचर का पार्ट है। हर इंसान चाहता है कि उसे रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस मिले। प्रॉब्लम तब होती है जब एक्सेप्टेंस की नीड इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। हम वो बोलते हैं जो दूसरे सुनना चाहते हैं, वो डिसीजंस लेते हैं जो फैमिली या फ्रेंड्स को एक्सेप्टेबल लगे, नो कहने से डरते हैं और अपनी जेन्युइन प्रेफरेंसेस को सप्रेस कर देते हैं। बाहर से सब कुछ पीसफुल लग सकता है, लेकिन अंदर एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है क्योंकि हम अपनी लाइफ अपनी टर्म्स पर नहीं जी रहे होते। अप्रूवल सीकिंग का एक हिडन फियर होता है, अगर लोग मुझे अप्रूव नहीं करेंगे तो शायद मैं इनफ नहीं हूं। ये बिलीफ कॉन्फिडेंस को अनस्टेबल बना देता है। अगर आपकी वर्थ दूसरों के ओपिनियन से डिसाइड होती है तो आपको हर दिन अपनी वर्थ प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी। प्रेस चाहिए होगी, रीअश्योरेंस चाहिए होगा, वैलिडेशन चाहिए होगी। लेकिन एक्सटर्नल वैलिडेशन कभी परमानेंट नहीं होती। आज जो पर्सन आपकी तारीफ कर रहा है कल क्रिटिसाइज भी कर सकता है। अगर कॉन्फिडेंस उसके ओपिनियन के साथ ऊपर नीचे होता है तो आप इमोशनली स्टेबल नहीं रह सकते। इसलिए अनशेकेबल कॉन्फिडेंस की बिगिनिंग ये एक्सेप्ट करने से होती है कि हर किसी की अप्रूवल मिलना पॉसिबल नहीं है। आप कितने भी काइंड, ऑनेस्ट, सक्सेसफुल या रिस्पेक्टफुल हो, कुछ लोग फिर भी आपको पसंद नहीं करेंगे। कुछ लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, कुछ लोग आपके डिसीजन से डिसएग्री करेंगे। इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना रिजेक्शन को इनवाइट नहीं है, ये सिंपली लाइफ की रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। जब आप अप्रूवल चेस करना कम करते हो तो आप अपनी अटेंशन को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करते हो। क्या मैं अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जी रहा हूं? ये क्वेश्चन लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे से ज्यादा पावरफुल है। अगर आप अपने वैल्यूज के अगेंस्ट जाकर सिर्फ अप्रूवल अर्न करते हो तो टेम्पररी एक्सेप्टेंस के बदले लॉन्ग टर्म सेल्फ रिस्पेक्ट लूज कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों की एडवाइस इग्नोर करनी चाहिए। मैच्योर कॉन्फिडेंस फीडबैक को रिजेक्ट नहीं करता। अगर ट्रस्टेड पर्सन आपकी मिस्टेक पॉइंट आउट करता है तो आप उसे सुन सकते हो, लेकिन फीडबैक और अप्रूवल अलग चीजें हैं। फीडबैक आपको इंप्रूव करने में हेल्प करता है, अप्रूवल सीकिंग आपको दूसरों के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बेंड करने लगता है। कॉन्फिडेंट पर्सन फीडबैक लेता है, एनालाइज करता है और फिर खुद डिसाइड करता है कि क्या अडॉप्ट करना है। अप्रूवल सीकिंग रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। जब आप किसी को लूज करने से बहुत डरते हो तो आप अनहेल्दी बिहेवियर टॉलरेट कर सकते हो। आप अपनी बाउंड्रीज इग्नोर कर सकते हो। आप अपनी नीड्स एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि डर होता है कि सामने वाला अपसेट हो जाएगा। धीरे धीरे रिलेशनशिप मेंटेन तो होता है, लेकिन उसमें ऑथेंटिसिटी कम हो जाती है। हेल्दी रिलेशनशिप वो होता है जहां आप अपने रियल थॉट्स और बाउंड्रीज के साथ प्रेजेंट रह सकते हो। कभी कभी नो बोलना अप्रूवल सीकिंग को ब्रेक करने की सिंपल प्रैक्टिस हो सकती है। हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना काइंडनेस नहीं होता। अगर आपके पास टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है या आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं हो तो रिस्पेक्टफुली मना करना अलाउड है। आपको अपने हर नो के बाद 10 मिनट एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। सिंपल क्लैरिटी भी कॉन्फिडेंस का पार्ट है। जब आप पहली बार अप्रूवल चेस करना कम करते हो तो गिल्ट या एंग्जाइटी फील हो सकती है, ये नॉर्मल है। अगर आप सालों से लोगों को प्लीज करते आए हो तो अपनी नीड्स को इंपॉर्टेंस देना इनिशियली सेल्फिश लग सकता है, लेकिन डिस्कम्फर्ट का मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं कि आप रॉन्ग हो। कभी कभी डिस्कम्फर्ट सिर्फ ओल्ड हैबिट के टूटने का सिग्नल होता है। बिल्ड कॉन्फिडेंस फ्रॉम विद इन। अनशेकेबल कॉन्फिडेंस का रियल फाउंडेशन एक्सटर्नल अचीवमेंट से ज्यादा इंटरनल ट्रस्ट है। अचीवमेंट कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकती है, लेकिन अगर आपका सेल्फ बिलीफ सिर्फ अचीवमेंट्स पे बेस्ड है तो फेलियर आते ही कॉन्फिडेंस कोलैप्स हो सकता है।
इसलिए डीपर कॉन्फिडेंस का मतलब है अपने आप पर ट्रस्ट डेवलप करना, चाहे करंट सर्कमस्टांसेस परफेक्ट हों या नहीं। सेल्फ ट्रस्ट तब बिल्ड होता है जब आप खुद से किए गए कमिटमेंट्स को सीरियसली लेना शुरू करते हो। अगर आप बार बार खुद से प्रॉमिस करते हो कि कल एक्सरसाइज करोगे, काम कंप्लीट करोगे, टाइम पर उठोगे या किसी इंपॉर्टेंट टास्क को अवॉइड नहीं करोगे, लेकिन कंसिस्टेंटली अपने प्रॉमिसेस ब्रेक करते हो, तो सबकॉन्शियस लेवल पर एक मैसेज डेवलप होता है कि मैं अपने वर्ड्स पर भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए कॉन्फिडेंस सिर्फ मोटिवेशनल थॉट से नहीं, रिपीटेड एक्शन से बिल्ड होता है। आपको मैसिव चेंजेस की जरूरत नहीं, छोटी कमिटमेंट्स को कंसिस्टेंटली कंप्लीट करना भी सेल्फ ट्रस्ट को स्ट्रेंथन कर सकता है। जब आप डिसाइड करते हो कि आज एक इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करना है और आप एक्चुअली कर देते हो, तो आप अपने माइंड को एविडेंस देते हो कि आप अपने डिसीजंस फॉलो कर सकते हो। ये एविडेंस धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनाता है। कॉन्फिडेंस का एक और इंपॉर्टेंट फाउंडेशन कॉम्पिटेंस है। जब आप किसी स्किल में जेन्युइनली बेटर होते हो तो कॉन्फिडेंस नेचुरली इंप्रूव होता है। इसलिए सिर्फ मैं कॉन्फिडेंट हूं रिपीट करना इनफ नहीं। स्किल डेवलप करो, प्रैक्टिस करो, मिस्टेक्स करो, फीडबैक लो, इंप्रूव करो। जितनी रियल कॉम्पिटेंस बिल्ड होती है उतना अननेसेसरी इनसिक्योरिटी का स्पेस कम होता है। लेकिन कॉम्पिटेंस के साथ सेल्फ एक्सेप्टेंस भी जरूरी है। आपको हर एरिया में एक्सीलेंट होने की जरूरत नहीं। हर इंसान की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। अगर कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्शन बना दिया जाए तो आप हमेशा इनसिक्योर रहोगे, क्योंकि परफेक्शन इम्पॉसिबल है। हेल्दी कॉन्फिडेंस कहता है मैं इम्परफेक्ट हूं लेकिन मैं केपेबल हूं, मुझे सब कुछ नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूं। इस माइंडसेट से फेलियर का मीनिंग भी चेंज हो जाता है। फेलियर पहले आइडेंटिटी अटैक लगता था, अब वो इन्फॉर्मेशन बन सकता है। अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हुआ तो आप कह सकते हो कि स्ट्रैटेजी इंप्रूव करनी है। अगर इंटरव्यू नहीं हुआ तो प्रिपरेशन स्ट्रेंथन करनी है। अगर रिलेशनशिप खत्म हुआ तो एक्सपीरियंस से लेसन्स लेने हैं। फेलियर का मतलब मैं फेलियर हूं नहीं, फेलियर का मतलब एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट डिजायर्ड रिजल्ट तक नहीं पहुंचा। कंपैरिजन कॉन्फिडेंस को क्वाइटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। जब आप कॉन्स्टेंटली दूसरों की प्रोग्रेस देखते हो तो अपनी प्रोग्रेस इनविजिबल लगने लगती है। आप किसी और की हाईलाइट रील को अपनी डेली रियलिटी से कंपेयर करते हो। लेकिन कॉन्फिडेंस कंपैरिजन से नहीं, पर्सनल प्रोग्रेस से बिल्ड होता है। आपको अपने स्टैंडर्ड्स डिफाइन करने होंगे। आप किस टाइप का पर्सन बनना चाहते हो, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आप किस बिहेवियर पर खुद को रिस्पेक्ट करोगे। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपकी इंटरनल आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। इंटरनल कॉन्फिडेंस का मतलब ये भी है कि आप अपनी मिस्टेक्स के बाद खुद से अननेसेसरीली क्रूअल ना हो। सेल्फ क्रिटिसिज्म और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी अलग चीजें हैं। अकाउंटेबिलिटी कहती है यहाँ मुझसे मिस्टेक हुई, इसे करेक्ट करना है। डिस्ट्रक्टिव सेल्फ क्रिटिसिज्म कहती है मैं यूजलेस हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। पहला अप्रोच ग्रोथ क्रिएट करता है, दूसरा कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय करता है। आप अपने इनर डायलॉग को नोटिस करना शुरू करो। अगर कोई फ्रेंड सेम मिस्टेक करता तो क्या आप उससे वही वर्ड्स बोलते जो आप खुद से बोल रहे हो? अगर आंसर नो है तो शायद आपको अपने साथ ज्यादा बैलेंस लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब अपनी मिस्टेक्स को इग्नोर करना नहीं, अपने आप को इंप्रूव करते वक्त डिग्निटी मेंटेन करना है। कॉन्फिडेंस तब भी स्ट्रांग होता है जब आप डिफिकल्ट डिसीजंस खुद लेना सीखते हो। हर स्मॉल चॉइस के लिए किसी और से कंफर्मेशन लेना ग्रेजुअली सेल्फ ट्रस्ट को वीकन कर सकता है। एडवाइस लेना यूजफुल है, लेकिन हर डिसीजन आउटसोर्स कर देना हेल्दी नहीं। कभी कभी आपको इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ डिसीजन लेना पड़ेगा, फिर रिजल्ट जो भी हो उसे हैंडल करना सीखना पड़ेगा। इसी प्रोसेस से जजमेंट डेवलप होती है। इंटरनल कॉन्फिडेंस का डीपेस्ट लेवल ये है कि आप अपनी वर्थ को रिजल्ट से सेपरेट कर पाओ। सक्सेस आपको सेलिब्रेट करने का रीजन दे सकती है, लेकिन सक्सेस आपकी ह्यूमन वैल्यू क्रिएट नहीं करती। फेलियर आपको इंप्रूव करने का सिग्नल दे सकता है, लेकिन फेलियर आपकी वर्थ डिस्ट्रॉय नहीं करता। जब वर्थ और आउटकम अलग हो जाते हैं तो आप रिस्क ज्यादा इंटेलिजेंटली ले सकते हो और फेलियर से रिकवर भी बेटर कर सकते हो। बिकम कंफर्टेबल विद डिस्कम्फर्ट। कॉन्फिडेंस का ग्रोथ कंफर्ट जोन के अंदर रेयरली होता है। अगर आप सिर्फ वही करते हो जो फेमिलियर, इजी और सेफ फील होता है, तो आपको अपनी कैपेबिलिटीज का रियल एविडेंस कैसे मिलेगा? डिस्कम्फर्ट का मतलब हमेशा डेंजर नहीं, कभी डिस्कम्फर्ट सिर्फ अनफेमिलियरिटी होती है। पब्लिक स्पीकिंग से नर्वसनेस हो सकती है, न्यू लोगों से बात करना ऑकवर्ड लग सकता है, अपनी बाउंड्री एक्सप्रेस करना अनकंफर्टेबल हो सकता है, जॉब चेंज का डिसीजन अनसर्टन लग सकता है, जिम में डिफिकल्ट वर्कआउट अनकंफर्टेबल हो सकता है, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को ऑनेस्ट फीडबैक देना स्कैरी लग सकता है। लेकिन इन सिचुएशंस में डिस्कम्फर्ट ऑटोमेटिकली सिग्नल नहीं करता कि आपको स्टॉप कर देना चाहिए। इंसान का माइंड फेमिलियर चीजों को सेफ समझने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए जब आप न्यू बिहेवियर ट्राई करते हो एंजाइटी नेचुरली आ सकती है। अगर आप हर बार एंजाइटी को डेंजर समझकर रिट्रीट करोगे तो माइंड सीख लेगा कि अवॉइडेंस ही सेफ्टी है। फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कम्फर्ट और भी स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन अगर आप मैनेजेबल डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट करते हो तो माइंड को न्यू एविडेंस मिलता है कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ। यहाँ ग्रेजुअल एक्सपोजर यूजफुल हो सकता है। अगर पब्लिक स्पीकिंग टेरिफाइंग लगती है तो डायरेक्टली 1000 पर्सन ऑडियंस के सामने जंप करने की जरूरत नहीं। पहले मिरर के सामने बोलो, फिर फ्रेंड के सामने, फिर स्मॉल ग्रुप में। अगर बाउंड्रीज सेट करना डिफिकल्ट है तो पहले लो स्टिक सिचुएशंस में सिंपल नो प्रैक्टिस करो। कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। एक्शन के लिए परफेक्ट कॉन्फिडेंस का वेट करना अक्सर प्रोग्रेस डिले करता है। डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करना और अननेसेसरी सफरिंग एक्सेप्ट करना एक चीज नहीं है। अगर कोई सिचुएशन जेन्युइनली अनसेफ, अब्यूसिव या हार्मफुल है तो उसे लीव करना वीकनेस नहीं। ग्रोथ, डिस्कम्फर्ट और डिस्ट्रक्टिव पेन में डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। हेल्दी डिस्कम्फर्ट आपको स्ट्रेच करता है, अनहेल्दी एनवायरनमेंट आपको रिपीटेडली डैमेज कर सकता है। डिस्कम्फर्ट के साथ कंफर्टेबल होने का मतलब ये भी है कि ऑकवर्डनेस को टॉलरेट करो। हर कॉन्वर्सेशन परफेक्ट नहीं होगी, कभी आप कुछ गलत बोल दोगे, कभी कोई आपको रिजेक्ट करेगा, कभी आप फूलिश फील करोगे, कभी कोई आपको जज करेगा। अगर आप हर पॉसिबल एम्बैरेसमेंट से बचने की कोशिश करोगे तो आप अपनी लाइफ को अननेसेसरीली रिस्ट्रिक्ट कर दोगे। कॉन्फिडेंस का रियल एविडेंस तब मिलता है जब आप डिफिकल्ट मोमेंट के बाद खुद को कहते हो मैं अनकंफर्टेबल था फिर भी मैंने हैंडल किया। ये एक्सपीरियंस फ्यूचर कॉन्फिडेंस को स्ट्रेंथन करता है। आपको पता चलता है कि कॉन्फिडेंस का मतलब फियर का एब्सेंस नहीं, कॉन्फिडेंस का मतलब है कि फियर के प्रेजेंस में भी आप एक्शन ले सकते हो। डिस्कम्फर्ट को ग्रोथ का टीचर समझना भी यूजफुल है। जब आप अनकंफर्टेबल फील करते हो तो पूछो ये डिस्कम्फर्ट मुझे क्या दिखा रहा है? शायद आपको रिजेक्शन का फियर है,
शायद परफेक्शनिज्म है, शायद लोगों के ओपिनियंस का एक्सेसिव कंसर्न है, शायद फेलियर का फियर है। हर डिस्कम्फर्ट के पीछे एक बिलीफ हो सकता है जिसे एग्जामिन किया जा सकता है। परफेक्शनिज्म भी कॉन्फिडेंस को ब्लॉक करता है। परफेक्शनिस्ट पर्सन एक्शन लेने से पहले परफेक्ट प्रिपरेशन चाहता है। उसे लगता है कि जब तक वो कंप्लीटली रेडी नहीं होगा तब तक स्टार्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन रियल लाइफ में कंप्लीट सर्टेनिटी रेयर होती है। आपको कभी कभी इम्परफेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट करना पड़ता है। फर्स्ट अटेम्प्ट का पर्पस परफेक्ट होना नहीं, इन्फॉर्मेशन जनरेट करना होता है। जब आप इम्परफेक्ट एक्शन टॉलरेट करते हो तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आप लर्न करते हो कि मिस्टेक के बाद भी लाइफ कंटिन्यू होती है। रिजेक्शन के बाद भी अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती है। ऑकवर्ड मोमेंट के बाद भी आप रिकवर कर सकते हो। फेलियर के बाद स्ट्रैटेजी चेंज की जा सकती है। ये रेजिलियंस कॉन्फिडेंस का डीपर फॉर्म है। इस पूरे सेक्शन का सेंट्रल आइडिया ये है कि अनशेकेबल कॉन्फिडेंस किसी मैजिकल पर्सनैलिटी ट्रेट का नाम नहीं, ये रिपीटेड चॉइसेस से बिल्ड होता है। जब आप अप्रूवल के पीछे भागना कम करते हो, अपने स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हो, अपने कमिटमेंट्स को रिस्पेक्ट करते हो, स्किल्स इंप्रूव करते हो और मैनेजेबल डिस्कम्फर्ट को फेस करते हो, तो आपके पास अपने कॉन्फिडेंस का रियल एविडेंस जमा होने लगता है। आपको हर दिन कॉन्फिडेंट फील करना जरूरी नहीं। कुछ दिन इनसिक्योरिटी होगी, कुछ सिचुएशंस में डाउट होगा, कुछ लोग आपको इंटिमिडेट करेंगे, कभी फेलियर होगा। लेकिन इंटरनल कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि टेम्पररी इनसिक्योरिटी के बावजूद आप अपनी डायरेक्शन नहीं खो देते। आप अपने वैल्यूज पर वापस आ सकते हो। आखिर में कॉन्फिडेंस का डीपेस्ट फॉर्म ये नहीं कि आपको लगता रहे कि मैं सबसे बेटर हूँ। ये है कि आपको पता हो मैं जो भी सिचुएशन आएगी उसे सीखने, अडेप्ट करने और हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखता हूँ। ये बिलीव कंपैरिजन से नहीं, एक्सपीरियंस से बनता है। जब आप अप्रूवल छोड़ते हो तो आप अपनी आइडेंटिटी वापस लेते हो। जब आप कॉन्फिडेंस विद इन बिल्ड करते हो तो आप अपने आप पर ट्रस्ट डेवलप करते हो। और जब आप डिस्कम्फर्ट के साथ कंफर्टेबल होना सीखते हो तो आप अपनी दुनिया को एक्सपैंड करते हो। तीनों मिलकर एक ऐसा कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं जो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स के टाइम स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बल्कि क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन, अनसर्टेनिटी और फेलियर के टाइम भी रिलेटिवली स्टेबल रह सकता है। अनशेकेबल कॉन्फिडेंस का मतलब कभी शेक ना होना नहीं है। इसका मतलब है शेक होने के बाद भी खुद को संभाल लेना। आपको हर पर्सन की अप्रूवल नहीं चाहिए। आपको हर सिचुएशन में परफेक्ट परफॉर्म नहीं करना। आपको हर अनकंफर्टेबल फीलिंग से एस्केप नहीं करना। आपको सिर्फ इतना सीखना है कि अपनी वर्थ को एक्सटर्नल ओपिनियन से अलग रखो, अपने एक्शन से सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करो और डिस्कम्फर्ट को ग्रोथ का नेचुरल पार्ट समझो। डोंट टेक एवरीथिंग पर्सनली। जिंदगी में डिफिकल्ट लोगों से बचना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। फैमिली, वर्क प्लेस, फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स और सोशल सिचुएशंस में कभी ना कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो रूड होते हैं, अननेसेसरली क्रिटिसाइज करते हैं, इग्नोर करते हैं, प्रोवोक करते हैं या अपने बिहेवियर से कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। ऐसे मोमेंट्स में हमारा नेचुरल रिएक्शन होता है कि हम उनके बिहेवियर को अपने बारे में समझने लगते हैं। किसी ने कोल्ड बिहेव किया तो हम सोचते हैं कि शायद हम में कोई प्रॉब्लम है। किसी ने क्रिटिसाइज किया तो हम अपनी वर्थ डाउट करने लगते हैं। किसी ने रिजेक्ट किया तो हमें लगता है कि हम इनफ नहीं हैं। लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी का एक इम्पॉर्टेंट लेसन ये है कि हर चीज़ आपके बारे में नहीं होती। लोग अपने एक्सपीरियंसेस, इनसिक्योरिटीज़, एक्सपेक्टेशंस, फियर्स और पर्सनल प्रॉब्लम्स के साथ दुनिया को देखते हैं। उनका बिहेवियर कई बार उनकी इंटरनल कंडीशन का रिफ्लेक्शन होता है, ना कि आपकी वैल्यू का एक्यूरेट मेजरमेंट। इसीलिए किसी के रिएक्शन को ऑटोमेटिकली अपनी आइडेंटिटी का वर्डिक्ट बना देना अननेसेसरी इमोशनल बर्डन क्रिएट करता है। मान लो कोई पर्सन आपसे अननेसेसरीली रूड है। आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली ये कि आप तुरंत अज्यूम कर लो कि आपने कुछ गलत किया और पूरा दिन उस इंटरेक्शन को एनालाइज करते रहो। दूसरी ये कि आप ऑब्जर्व करो कि सामने वाले का बिहेवियर अनयूजुअल है और फिर कामली डिसाइड करो कि क्या ये एक्चुअली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है उस पर्सन का खुद का स्ट्रेस हो सकता है उसका कम्युनिकेशन स्टाइल पुअर हो सकता है वो जेन्युइनली अपसेट हो, और हाँ, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपकी कोई मिस्टेक हो। लेकिन कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले फैक्ट्स देखना ज़रूरी है। पर्सनलाइज करना तब डेंजरस होता है जब माइंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को नेगेटिव स्टोरी से फिल कर देता है। किसी ने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया और आप अज्यूम कर लेते हो कि वो आपसे नाराज़ है। किसी ने मीटिंग में आपकी बात एक्सेप्ट नहीं की और आप कंक्लूड कर लेते हो कि वो आपको इनकॉम्पिटेंट समझता है। किसी ने इनविटेशन रिजेक्ट किया और आप सोचने लगते हो कि वो आपको पसंद नहीं करता। फैक्ट और इंटरप्रिटेशन के बीच डिफरेंस समझना इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब इनसेंसिटिव बनना नहीं है। अगर कोई बार बार डिसरिस्पेक्ट करता है तो उस बिहेवियर को इग्नोर करना ज़रूरी नहीं। आपको सिचुएशन को सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन पर्सनली लेने और सीरियसली लेने में डिफरेंस है। पर्सनली लेने का मतलब होता है इसका मतलब मेरे अंदर कुछ रॉन्ग है। सीरियसली लेने का मतलब होता है ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल है या नहीं और मुझे क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। पहला अप्रोच सेल्फ वर्थ को डैमेज कर सकता है, दूसरा अप्रोच एक्शन पर फोकस करता है। क्रिटिसिज्म भी इसी प्रिंसिपल के अंदर आता है। हर क्रिटिसिज्म इंसल्ट नहीं होता। कभी कभी क्रिटिसिज्म यूजफुल फीडबैक हो सकता है। अगर कोई वैलिड पॉइंट बताता है तो उसे ईगो के अगेंस्ट अटैक समझने के बजाय लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा सकता है। लेकिन हर क्रिटिसिज्म को ट्रूथ मान लेना भी मिस्टेक है। किसी की ओपिनियन और ऑब्जेक्टिव रियलिटी एक ही चीज़ नहीं। आपको इवैल्यूएट करना है कि क्रिटिसिज्म किस सोर्स से आ रहा है, क्या एविडेंस है और क्या उसमें एक्चुअल वैल्यू है। जब आप क्रिटिसिज्म को पर्सनली लेना कम करते हो तो आप डिफेंसिव होना भी कम करते हो।
आपको हर बार प्रूव नहीं करना पड़ता कि आप इंटेलिजेंट हो, हार्ड वर्किंग हो या अच्छे इंसान हो। अगर क्रिटिसिज्म सही है, एक्सेप्ट करो। अगर गलत है, कामली मूव ऑन करो। अगर अनक्लियर है, क्लैरिफिकेशन मांगो। इस प्रोसेस में आपकी इमोशनल एनर्जी बचती है। रिजेक्शन को पर्सनली ना लेना भी इंपॉर्टेंट है। हर रिजेक्शन आपकी वर्थ का रिजेक्शन नहीं होता। किसी पर्सन का रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड ना होना कंपैटिबिलिटी का इशू हो सकता है। किसी कंपनी का जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट करना सिलेक्शन क्राइटेरिया का रिजल्ट हो सकता है। किसी फ्रेंड का इनविटेशन डिक्लाइन करना उसकी पर्सनल सर्कमस्टांसेस की वजह से हो सकता है। रिजेक्शन को मैं इनफ नहीं हूं मैं ट्रांसलेट करना माइंड की इंटरप्रिटेशन है, फैक्ट नहीं। डिफिकल्ट लोगों के साथ डील करते हुए एक और इम्पॉर्टेंट हैबिट है उनकी अप्रूवल के पीछे ना भागना। अगर कोई आपको कॉन्स्टेंटली मिसअंडरस्टैंड करता है तो आप हर बार एक्सप्लेनेशन देकर उसकी ओपिनियन चेंज नहीं कर सकते। कुछ लोग आपको समझने के लिए ओपन होते हैं, कुछ लोग नहीं। आप अपनी साइड क्लियर कर सकते हो लेकिन किसी और के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये रियलाइजेशन इमोशनल फ्रीडम देता है। आप समझते हो कि आपका काम अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन करना है, हर पर्सन के परसेप्शन को मैनेज करना नहीं। हाउ टू हैंडल मैनिपुलेशन एंड प्रोवोकेशन। डिफिकल्ट लोगों के साथ एक और चैलेंज होता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का बेसिक पैटर्न ये हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी इमोशंस, गिल्ट, फियर या इनसिक्योरिटी को यूज करके आपसे वो करवाना चाहे जो आप नॉर्मली नहीं करते। हर डिसएग्रीमेंट मैनिपुलेशन नहीं होता, लेकिन जब किसी का बिहेवियर रिपीटेडली आपको प्रेशर, गिल्ट या कंफ्यूजन में डालकर कंट्रोल करने की कोशिश करे तो अलर्ट रहना यूजफुल है। मैनिपुलेशन का एक कॉमन फॉर्म गिल्ट है। कोई कह सकता है अगर तुम जेन्युइनली केयर करते तो तुम ये करते। इस स्टेटमेंट में आपकी केयर को एक स्पेसिफिक एक्शन के साथ कंडीशन कर दिया जाता है। आप नेचुरली गिल्टी फील कर सकते हो और अपनी बाउंड्री तोड़ सकते हो, लेकिन किसी की फीलिंग्स इंपॉर्टेंट होने का मतलब ये नहीं कि आप उनकी हर डिमांड एक्सेप्ट करो। हेल्दी रिलेशनशिप में रिक्वेस्ट हो सकती है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है और डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है, लेकिन आपको गिल्ट के थ्रू कंट्रोल करना हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं। इसीलिए जब आपको प्रेशर फील हो तुरंत अग्री करने की बजाय पॉज करना यूजफुल है। आप कह सकते हो कि मैं सोचकर बताऊंगा या मुझे इस डिसीजन के लिए टाइम चाहिए। इमीडिएट आंसर ना देना मैनिपुलेशन के प्रेशर को रिड्यूस कर सकता है। प्रोवोकेशन का पर्पस अक्सर रिएक्शन निकालना होता है। कोई जानबूझकर ऐसी बात कह सकता है जिससे आप एंग्री हो जाओ। अगर आप एक्सप्लोर करते हो तो सामने वाले को एग्जैक्टली वही रिस्पॉन्स मिल जाता है जो वो चाहता था। इसलिए प्रोवोकेशन के अगेंस्ट सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी इमोशनल कंट्रोल है। आपको हर इंसल्ट का आंसर इंसल्ट से नहीं देना। इमेजिन करो कोई पर्सन आपके सामने ऐसी बात बोलता है जो क्लियरली आपको इरिटेट करने के लिए है। आप तुरंत डिफेंड करने लगते हो, फिर वो और प्रोवोक करता है। कॉन्वर्सेशन एस्केलेट होती है। कुछ मिनट्स बाद आप रियलाइज करते हो कि एक्चुअल इशू से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ईगो बैटल बन गया। अगर बिगिनिंग में आपने पॉज किया होता तो शायद आप डिसाइड कर पाते कि ये डिस्कशन वर्थ योर एनर्जी है या नहीं। मैनिपुलेशन से डील करने के लिए क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। अपने आप से पूछो, क्या मुझे जेन्युइनली चॉइस की जा रही है? क्या मुझे गिल्ट या फियर के थ्रू डिसीजन लेने के लिए पुश किया जा रहा है? क्या सामने वाला मेरी बाउंड्री एक्सेप्ट कर सकता है? क्या कॉन्वर्सेशन फैक्ट्स पर है या इमोशनल प्रेशर पर? इन क्वेश्चन से पैटर्न क्लियरर हो सकता है। मैनिपुलेटिव बिहेवियर का आंसर हमेशा कॉन्फ्रंटेशन नहीं होता। कभी डायरेक्ट कम्युनिकेशन यूजफुल होती है, कभी डिस्टेंस बेटर होता है, कभी कॉन्वर्सेशन को शॉर्ट रखना बेस्ट होता है, और कुछ सिचुएशंस में रिपीटेड हार्मफुल बिहेवियर के सामने रिलेशनशिप या इंटरैक्शन को लिमिट करना नेसेसरी हो सकता है। गोल सामने वाले को डिफीट करना नहीं, अपनी ऑटोनॉमी प्रोटेक्ट करना है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि हम मैनिपुलेटिव पर्सन को कन्विंस करने की कोशिश करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम और क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे तो वो फाइनली समझ जाएगा। लेकिन अगर सामने वाले का ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग नहीं कंट्रोल है तो एक्सप्लेनेशन उस स्ट्रैटेजी को और मटेरियल दे सकती है। इसलिए सिंपल, काम और रिपीटेटिव बाउंड्रीज कभी कभी लॉन्ग एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। आपको अपने इमोशंस को वेपन बनने से भी बचाना है। अगर सामने वाला आपको एंग्री करने में सक्सेसफुल हो गया तो आपका अटेंशन उसके कंट्रोल में आ गया। इसलिए जब आपको लगे कि कॉन्वर्सेशन इंटेंशनली एस्केलेट हो रही है तो उसे पॉज करना वीकनेस नहीं। अभी हम दोनों काम नहीं है, बाद में बात करेंगे, एक मैच्योर रिस्पॉन्स हो सकता है। प्रोवोकेशन के सामने काम रहना डिफिकल्ट होता है क्योंकि ईगो चाहता है कि आप प्रूव करो कि आप वीक नहीं हो। लेकिन हर बैटल फाइट करना स्ट्रेंथ नहीं। कभी कभी स्ट्रॉन्गेस्ट मूव ये होता है कि आप डिसाइड करो कि सामने वाले के बिहेवियर को आपकी मेंटल स्टेट कंट्रोल करने का परमिशन नहीं दोगे। सेट बाउंड्रीज विदाउट एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। बाउंड्रीज का पर्पस दूसरे लोगों को कंट्रोल करना नहीं होता। बाउंड्री का मतलब है कि आप अपनी लिमिट्स क्लियरली समझते हो और डिसाइड करते हो कि उन लिमिट्स के क्रॉस होने पर आप क्या एक्शन लोगे। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते कि वो कभी रूड ना हो, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हो कि रूड कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू नहीं करोगे। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपकी प्राइवेसी रिस्पेक्ट करे, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हो कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करोगे। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपको इमोशनली सेफ फील कराए, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हो कि रिपीटेडली अनहेल्दी बिहेवियर के बीच डिस्टेंस मेंटेन करोगे। बाउंड्री का सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म
क्लैरिटी है। जब आपको पता होता है कि आप किस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं और किस चीज़ को नहीं, तो आपको एंडलेस एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत कम पड़ती है। मैं इस तरह की कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू नहीं करूंगा, एक क्लियर बाउंड्री है। अगर हम रिस्पेक्टफुली बात कर सकते हैं तो मैं डिस्कस करूंगा भी, क्लियर है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम बाउंड्री को जस्टिफाई करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला तभी बाउंड्री एक्सेप्ट करेगा जब हम उसे इनफ रीजंस देंगे, लेकिन कुछ लोग रीजन समझने के बाद भी डिसएग्री करेंगे। आपको बाउंड्री के वैलिड होने के लिए दूसरे पर्सन की एग्रीमेंट की जरूरत नहीं। इसका मतलब रूड या डिसमिसिव होना नहीं, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन पॉसिबल है। आप कामली अपनी पोजीशन एक्सप्लेन कर सकते हो जब एक्सप्लेनेशन जेन्युइनली यूजफुल हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन और परमिशन अलग चीजें हैं। आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो बिना अप्रूवल मांगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो सिंपल रिफ्यूजल सफिशिएंट हो सकता है। अगर सामने वाला बार बार प्रेशर करे तो सेम बाउंड्री को कामली रिपीट करना बेटर हो सकता है बजाय नए रीजन इन्वेंट करने के। हर बार नया रीजन देने से सामने वाले को नेगोशिएशन का नया पॉइंट मिल सकता है। बाउंड्रीज की इफेक्टिवनेस वर्ड से ज्यादा एक्शंस पर डिपेंड करती है। अगर आप कहते हो कि डिसरिस्पेक्टफुल कॉन्वर्सेशन में आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, लेकिन हर बार आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू करते हो, तो बाउंड्री वीक हो जाती है। बाउंड्री का रियल मीनिंग तब क्लियर होता है जब आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन भी लेते हो। यहाँ कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक दिन बाउंड्री सेट करते हो और नेक्स्ट डे गिल्ट की वजह से कंप्लीटली रिवर्स कर देते हो, तो दूसरे पर्सन को मिक्स सिग्नल्स मिल सकते हैं। इसलिए बाउंड्री बनाने से पहले खुद से पूछना यूजफुल है कि क्या आप एक्चुअली उस बाउंड्री को मेंटेन कर सकते हो। जो बाउंड्री आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे वो सिर्फ स्टेटमेंट बनकर रह जाएगी। हेल्दी बाउंड्रीज रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं होती। एक्चुअली क्लियर बाउंड्रीज रिलेशनशिप्स को हेल्दियर बना सकती हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस क्लियर हो जाती हैं। जब लोग जानते हैं कि क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं, अननेसेसरी रिजेंटमेंट कम हो सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन रिपीटेडली बाउंड्री क्रॉस करता है तो आपको रिलेशनशिप के नेचर को ऑनेस्टली इवैल्यूएट करना पड़ सकता है। बाउंड्रीज के साथ गिल्ट भी आ सकता है, स्पेशली उन लोगों को जो हमेशा पीपल प्लीजिंग करते आए हैं। जब वो पहली बार अपनी नीड्स को प्रायोरिटी देते हैं, उन्हें लग सकता है कि वो सेल्फिश हो रहे हैं, लेकिन सेल्फ केयर और सेल्फिशनेस सेम नहीं। अपनी लिमिट्स का रिस्पेक्ट करना किसी और को हार्म करना नहीं होता। कभी कभी आपको दूसरे पर्सन की डिसअपॉइंटमेंट टॉलरेट करनी पड़ती है। ये डिफिकल्ट है क्योंकि हम नेचुरली चाहते हैं कि सब लोग हमारे डिसीजन से खुश रहें, लेकिन मैच्योर कॉन्फिडेंस का मतलब यह एक्सेप्ट करना है कि हेल्दी बाउंड्री के बावजूद कोई पर्सन अपसेट हो सकता है। आप उनकी फीलिंग को रिस्पेक्ट कर सकते हो बिना अपना डिसीजन ऑटोमेटिकली चेंज किए। पार्ट 4 का डीपर लेसन इसी इमोशनल इंडिपेंडेंस के अराउंड है। डिफिकल्ट लोगों को चेंज करना आपके कंट्रोल में नहीं, उनके ओपिनियंस कंट्रोल करना भी आपके कंट्रोल में नहीं। उन्हें आपकी बाउंड्रीज पसंद आएंगी या नहीं ये भी गारंटीड नहीं, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्स, अटेंशन और पार्टिसिपेशन कंट्रोल कर सकते हो। डोंट टेक एवरीथिंग पर्सनली आपको दूसरों के बिहेवियर से अपनी आइडेंटिटी सेपरेट करना सिखाता है। हैंडल मैनिपुलेशन एंड प्रोवोकेशन आपको इमोशनल प्रेशर के बीच कॉन्शियस रहना सिखाता है। सेट बाउंड्रीज विदाउट एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ आपको अपनी लिमिट्स को अप्रूवल के बिना रिस्पेक्ट करना सिखाता है। तीनों आइडियाज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब आप हर रूड कमेंट को पर्सनल अटैक नहीं समझते तो आप लेस डिफेंसिव होते हो। जब आप प्रोवोकेशन को रिकॉग्नाइज करते हो तो आप इंपल्सिव रिएक्शन से बच सकते हो। जब आप क्लियर बाउंड्रीज मेंटेन करते हो तो डिफिकल्ट लोगों को आपकी इमोशनल एनर्जी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी में क्वाइट स्टेबिलिटी डेवलप होती है। आखिर में डिफिकल्ट लोगों को हैंडल करने का गोल उन्हें हराना नहीं है। गोल ये है कि उनका बिहेवियर आपकी पीस, सेल्फ वर्थ और डिसीजन मेकिंग को अननेसेसरीली कंट्रोल ना करे। आप रिस्पेक्टफुल रह सकते हो बिना सबमिसिव हुए, आप काइंड रह सकते हो बिना पीपल प्लीजिंग किए, आप फर्म रह सकते हो बिना अग्रेसिव हुए, और आप किसी की फीलिंग्स को एक्नॉलेज कर सकते हो बिना उन फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पर ले लिए। रियल पावर तब आती है जब आपको पता होता है कि कहाँ एंगेज करना है, कहाँ डिस्टेंस रखना है और कहाँ सिंपली मूव ऑन करना है। हर पर्सन को कन्विंस डोंट टेक एवरीथिंग पर्सनली। जिंदगी में हम सबको ऐसे मोमेंट्स फेस करने पड़ते हैं जहां किसी की बात, बिहेवियर या एटीट्यूड हमारे इमोशंस को स्ट्रांगली अफेक्ट करता है। किसी ने रूड टोन में बात कर दी, किसी ने रिप्लाई नहीं किया, किसी ने मीटिंग में हमारी बात रिजेक्ट कर दी, किसी ने क्रिटिसिज्म कर दिया या किसी क्लोज पर्सन ने एक्सपेक्टेड सपोर्ट नहीं दिया। ऐसे मोमेंट्स में हमारा माइंड तुरंत एक स्टोरी क्रिएट कर लेता है। शायद वो मुझे पसंद नहीं करता, मैंने क्या गलत किया, वो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या मेरे अंदर ही कोई कमी है। धीरे धीरे एक सिंपल इवेंट पर्सनल अटैक बन जाता है और हम उसके बारे में बार बार सोचने लगते हैं। हर चीज़ पर्सनली लेना इमोशनल एग्जॉशन का एक बड़ा रीज़न हो सकता है। जब आप दूसरों के वर्ड्स और एक्शंस को अपनी आइडेंटिटी के साथ कंटिन्यूसली कनेक्ट करते हो तो आपकी इनर स्टेबिलिटी उनके बिहेवियर पर डिपेंड करने लगती है। किसी का मूड अच्छा हो तो आप अच्छा फील करते हो, किसी का मूड खराब हो तो आपको लगता है कि शायद आप रिस्पॉन्सिबल हो। किसी की तारीफ कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है और किसी की क्रिटिसिज्म कॉन्फिडेंस गिरा देती है। इस तरह दूसरे लोग अननोइंगली आपकी इमोशनल स्टेट का रिमोट कंट्रोल ले लेते हैं। इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हर बिहेवियर आपके बारे में नहीं होता। लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, स्ट्रेस, इनसिक्योरिटीज़, एक्सपेक्टेशंस और प्रॉब्लम्स के साथ दुनिया में मूव करते हैं। अगर कोई पर्सन इरिटेटेड है तो हो सकता है उसकी प्रॉब्लम कुछ और हो। अगर कोई डिस्टेंट बिहेव कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि रीज़न आप हो। अगर कोई आपकी बात से एग्री नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी इंटेलिजेंस या वर्थ रिजेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कभी अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट ना करो। कभी कभी दूसरे का रिएक्शन जेन्युइनली आपके बिहेवियर की वजह से होता है। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब हर क्रिटिसिज्म को इग्नोर करना नहीं, बल्कि ऑब्जेक्टिवली देखना है कि सिचुएशन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है।
अगर गलती है तो एक्सेप्ट करो और इम्प्रूव करो, अगर गलती नहीं है तो अननेसेसरी गिल्ट कैरी मत करो। पर्सनलाइज करने की आदत अक्सर अजम्पशन से फ्यूल होती है। फैक्ट और इंटरप्रिटेशन को अलग करना इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, फैक्ट सिर्फ इतना है कि रिप्लाई नहीं आया। माइंड इमीडिएटली स्टोरी बना सकता है कि सामने वाला एंग्री है, इग्नोर कर रहा है या इंटरेस्ट लूज कर चुका है। लेकिन जब तक एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो सिर्फ पॉसिबिलिटी है। जब आप पॉसिबिलिटी को फैक्ट समझ लेते हो, इमोशनल रिएक्शन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। इसी तरह क्रिटिसिज्म के साथ भी होता है। किसी ने कहा कि आपका काम इंप्रूव हो सकता है। आपके माइंड में थॉट आ सकता है, वो मुझे इनकॉम्पिटेंट समझता है। लेकिन फीडबैक का पर्पस सिर्फ काम को इंप्रूव करना भी हो सकता है। अगर आप क्रिटिसिज्म को इमीडिएटली आइडेंटिटी अटैक बना दोगे तो आप डिफेंसिव हो जाओगे और यूजफुल इंफॉर्मेशन मिस कर सकते हो। हेल्दी कॉन्फिडेंस का मतलब क्रिटिसिज्म को कामली एग्जामिन करना है। आप खुद से पूछ सकते हो कि क्रिटिसिज्म में सच्चाई कितनी है। अगर सच है तो उसे लर्निंग बना लो, अगर एग्जैजरेटेड है तो उसे अननेसेसरीली एब्जॉर्ब मत करो। अगर सिर्फ इंसल्ट है तो उसका इमोशनल वेट लेना जरूरी नहीं। आपको हर ओपिनियन को अपने बारे में ट्रूथ बनाना ही नहीं है। रिजेक्शन भी इसी प्रिंसिपल का पार्ट है। किसी ने आपको चूज नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप इनहेरेंटली अनवर्दी हो। कंपैटिबिलिटी, टाइमिंग, प्रेफरेंसेस और सर्कमस्टांसेस बहुत सारी चीजें रिजल्ट को अफेक्ट करती हैं। लेकिन हम अक्सर एक रिजेक्शन को अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी का वर्डिक्ट बना देते हैं। एक अपॉर्चुनिटी मिस होती है और हम सोचते हैं मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एक रिलेशनशिप फेल होता है और हम सोचते हैं मुझे कोई जेन्युइनली लव नहीं करेगा। ये कंक्लूजन्स फैक्ट से बहुत बड़े होते हैं। पर्सनल ना लेना इमोशनल अटैचमेंट की तरफ एक स्टेप है। आप केयर कर सकते हो लेकिन हर रिएक्शन को अब्सॉर्ब करना जरूरी नहीं। किसी का ओपिनियन सुन सकते हो बिना उस ओपिनियन को अपनी आइडेंटिटी बनाए। किसी की डिसअपॉइंटमेंट एक्नॉलेज कर सकते हो बिना तुरंत अपना डिसीजन चेंज किए। किसी का एंगर देख सकते हो बिना ऑटोमेटिकली गिल्टी फील किए। इस अप्रोच से रिलेशनशिप्स भी हेल्दियर हो सकते हैं। जब आप हर बात को पर्सनल नहीं लेते तो आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बच सकते हो। आप सामने वाले के वर्ड्स को समझने के लिए स्पेस क्रिएट करते हो। कभी क्लैरिफिकेशन मांग सकते हो, कभी कामली रिस्पॉन्ड कर सकते हो और कभी सिचुएशन को सिंपली पास होने दे सकते हो। लेकिन इसका एक बैलेंस भी है। पर्सनल मत लो का मतलब ये नहीं कि डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करते रहो। अगर कोई रिपीटेडली इंसल्ट करता है, मैनिपुलेट करता है या आपकी बाउंड्रीज वायलेट करता है तो उस बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब सेंसिटिव ना रहना नहीं, इसका मतलब है सेंसिटिव होते हुए भी अपनी जजमेंट यूज करना। हाउ टू हैंडल मैनिपुलेशन एंड प्रोवोकेशन। डिफिकल्ट पीपल के साथ सबसे चैलेंजिंग सिचुएशंस तब होती हैं जब सामने वाला आपके इमोशंस को इंटेंशनली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। मैनिपुलेशन का बेसिक आइडिया यह है कि कोई पर्सन गिल्ट, फियर, प्रेशर, कंफ्यूजन या इमोशनल डिपेंडेंसी का यूज करके आपसे डिजायर्ड बिहेवियर करवाना चाहे। हर डिसएग्रीमेंट मैनिपुलेशन नहीं होता, हर इमोशनल कॉन्वर्सेशन भी मैनिपुलेशन नहीं होती। लेकिन जब किसी का रिपीटेड पैटर्न आपकी ऑटोनॉमी को वीकन करता है तब अलर्ट रहना इंपॉर्टेंट है। गिल्ट मैनिपुलेशन का एक कॉमन फॉर्म हो सकता है। मान लो आप किसी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और सामने वाला कहता है अगर तुम्हें मेरी सच में परवाह होती तो तुम मना नहीं करते। इस स्टेटमेंट का पर्पस रिक्वेस्ट को डिस्कस करना नहीं बल्कि आपकी फीलिंग्स को लेवरेज बनाना हो सकता है। आप सडनली गिल्टी फील करने लगते हो और अपनी ओरिजिनल बाउंड्री तोड़ देते हो। हेल्दी कॉन्वर्सेशन में पर्सन आपकी नो को डिसलाइक कर सकता है, डिसअपॉइंट हो सकता है और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस भी कर सकता है। लेकिन आपको गिल्ट के थ्रू फोर्स करना अलग डायनामिक है। इसलिए इमोशनल प्रेशर के मोमेंट में तुरंत डिसीजन लेना अवॉइड करना यूजफुल होता है। आप कह सकते हो कि आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए। थोड़ा डिस्टेंस आपको इमोशनल प्रेशर से बाहर निकालकर सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली देखने का चांस देता है। प्रोवोकेशन का पर्पस अक्सर रिएक्शन क्रिएट करना होता है। किसी को पता है कि कौन सी बात आपको गुस्सा दिलाती है और वो वही बात रिपीट करता है। अगर आप हर बार एक्सप्लोड करते हो तो सामने वाले को पावर मिलती है। उसे पता होता है कि आपका इमोशनल बटन कैसे प्रेस करना है। इसलिए प्रोवोकेशन के अगेंस्ट सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स कभी कभी कामनेस होता है। आपको इंसल्ट का इंसल्ट से आंसर देना जरूरी नहीं। आपको कॉन्वर्सेशन को कॉम्पिटिशन बनाना भी जरूरी नहीं। अगर सामने वाला सिर्फ रिएक्शन निकालना चाहता है तो रिएक्शन डिनाई करना उस डायनामिक को वीक कर सकता है। लेकिन काम रहने का मतलब पैसिव रहना नहीं। अगर सिचुएशन सीरियस है तो डायरेक्ट बाउंड्री सेट करना जरूरी हो सकता है। आप कामली कह सकते हो कि इस टोन में कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू नहीं होगी। आप डिस्कशन पॉज कर सकते हो, आप इंटरेक्शन लिमिट कर सकते हो। आपका गोल सामने वाले को पनिश करना नहीं, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोटेक्ट करना है। मैनिपुलेशन के मोमेंट्स में अपने आप से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछना यूजफुल हो सकता है। क्या मुझे जेन्युइन चॉइस दी जा रही है? क्या मुझे गिल्ट के थ्रू प्रेशर दिया जा रहा है? क्या सामने वाला मेरी बाउंड्री एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है? क्या मुझे फैक्ट्स मिल रहे हैं या सिर्फ इमोशनल प्रेशर? क्या मैं फियर में डिसीजन ले रहा हूँ? इन क्वेश्चंस का पर्पस सामने वाले को लेबल करना नहीं है, पर्पस अपनी थिंकिंग को क्लियर रखना है। कभी हम भी सिचुएशन को अननेसेसरीली सस्पिशियस बना सकते हैं। इसलिए पैटर्न देखो। एक सिंगल इंसिडेंट को फाइनल जजमेंट मत बनाओ। रिपीटेड बिहेवियर ज्यादा मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देता है।
मैनिपुलेशन का रिस्पॉन्स एक्सेसिव एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए। जब आप अपनी बाउंड्री को प्रूव करने के लिए एंडलेस रीजंस देने लगते हो तो सामने वाले को हर रीजन के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। आप कहते हो मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि, और सामने वाला हर रीजन का सोल्यूशन दे देता है। कॉन्वर्सेशन बाउंड्री से नेगोशिएशन बन जाती है। कभी कभी सिंपल क्लैरिटी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। आप अपनी पोजीशन कामली रिपीट कर सकते हो बिना नए रीजंस ऐड किए। इसका मतलब स्टबर्न होना नहीं, इसका मतलब अननेसेसरी डिबेट में एंटर ना करना है। इमोशनल कंट्रोल यहाँ सेंट्रल रोल प्ले करता है। अगर आपको प्रोवोक करने वाला पर्सन आपको एंग्री करने में सक्सेसफुल हो गया तो उसने आपका अटेंशन कैप्चर कर लिया। आपका माइंड इसके वर्ड्स, इंटेंशंस और नेक्स्ट रिस्पॉन्स के अराउंड घूमने लगता है। इसलिए अपनी अटेंशन वापस लेना भी पावर का पार्ट है। आप हर कॉन्वर्सेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ पीपल जेन्युइनली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ सिर्फ आर्ग्यू करना चाहते हैं। डिफरेंस ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्वर्सेशन रिपीटेडली सेम सर्कुलर पैटर्न में जा रही है तो उसे पॉज करना सेंसिबल हो सकता है। सेट बाउंड्रीज विदाउट एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। बाउंड्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन है। बाउंड्री का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे पर्सन को कंट्रोल करोगे। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो रिस्पेक्टफुल हो। आप सिर्फ ये डिसाइड कर सकते हो कि अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा तो आप क्या करोगे। यही डिस्टिंक्शन बाउंड्रीज को पावरफुल बनाता है। तो मुझसे कभी रूड बात नहीं कर सकते एक डिमांड है। अगर कॉन्वर्सेशन डिसरिस्पेक्टफुल हो गई तो मैं उसे कंटिन्यू नहीं करूंगा एक बाउंड्री है। पहले स्टेटमेंट में फोकस दूसरे पर्सन के बिहेवियर को कंट्रोल करने पर है, दूसरे में फोकस आपके एक्शन पर है। बहुत लोग बाउंड्री सेट करने में इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाले को पहले अग्री करना होगा। लेकिन बाउंड्री वैलिड होने के लिए अग्रीमेंट जरूरी नहीं। आपको अपनी लिमिट समझने और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने का राइट है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम बाउंड्री के साथ लॉन्ग एक्सप्लेनेशन अटैच कर देते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं उन्हें इनफ रीजंस बताऊंगा तो वो समझ जाएंगे। कभी सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन कुछ लोग समझने के बाद भी अग्री नहीं करेंगे। कुछ लोग एक्सप्लेनेशन को नेगोशिएशन का इन्विटेशन समझ सकते हैं। इसलिए क्लियर और रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। आपको रूड होने की जरूरत नहीं, लेकिन ओवर एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं। मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, या इस टॉपिक पर मैं डिस्कशन कंटिन्यू नहीं करना चाहता, जैसे स्टेटमेंट्स क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर सामने वाला रिपीटेडली प्रेशर करे तो सेम बाउंड्री को कामली रिपीट करना यूजफुल हो सकता है। हर बार नया रीजन देने से आपका डिसीजन वीक लग सकता है, जबकि कंसिस्टेंट रेपिटेशन क्लैरिटी क्रिएट करती है। बाउंड्रीज का रियल टेस्ट वर्ड्स नहीं एक्शंस है। अगर आप कहते हो कि डिसरिस्पेक्टफुल कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, लेकिन हर बार आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व हो जाते हो तो बाउंड्री प्रैक्टिकल नहीं बनी। अगर आप कहते हो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करोगे और फिर प्रेशर में शेयर कर देते हो तो आपको अपनी बाउंड्री को स्ट्रॉन्गर एक्शन के साथ सपोर्ट करना होगा। बाउंड्री सेट करते वक्त गिल्ट आ सकता है, स्पेशली अगर आप पीपल प्लीजिंग की आदत में रहे हो। पहले आप दूसरों की कंफर्ट को अपनी कंफर्ट से ऊपर रखते थे। अब जब आप अपनी लिमिट एक्सप्रेस करते हो तो माइंड बोल सकता है मैं सेल्फिश बन रहा हूं, लेकिन किसी की हर डिमांड एक्सेप्ट ना करना सेल्फिश नहीं है। आप किसी को डिसअपॉइंट कर सकते हो और फिर भी रॉन्ग नहीं हो। ये डिफिकल्ट ट्रूथ है। हम अक्सर सोचते हैं कि हेल्दी बाउंड्री तभी सक्सेसफुल है जब सामने वाला खुश भी रहे, लेकिन बाउंड्री का पर्पस सबको हैप्पी रखना नहीं, उसका पर्पस हेल्दी इंटरेक्शन और सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट करना है। हेल्दी बाउंड्रीज रिलेशनशिप्स को नेसेसरीली डिस्ट्रॉय नहीं करती। एक्चुअली क्लियर लिमिट्स कंफ्यूजन और रिजेंटमेंट को रिड्यूस कर सकती हैं। जब आप अपनी नीड्स कम्युनिकेट करते हो, सामने वाले को पता होता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई पर्सन रिपीटेडली आपकी बाउंड्रीज को डिलिबरेटली क्रॉस करता है तो फिर इशू कम्युनिकेशन से ज्यादा रिस्पेक्ट का हो सकता है। ऐसी सिचुएशंस में डिस्टेंस क्रिएट करना भी वैलिड ऑप्शन हो सकता है। हर रिलेशनशिप को सेम लेवल ऑफ एक्सेस देना जरूरी नहीं। किसी पर्सन को आपकी लाइफ में कितनी स्पेस मिलनी चाहिए ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब ये एक्सेप्ट करना है कि एक्सेस और ट्रस्ट अर्न किए जाते हैं। इन तीन आइडियाज को एक साथ देखो तो एक क्लियर पिक्चर सामने आती है। डोंट टेक एवरीथिंग पर्सनली आपको सिखाता है कि दूसरों के बिहेवियर को ऑटोमेटिकली अपनी वर्ड से कनेक्ट मत करो। मैनिपुलेशन और प्रोवोकेशन को हैंडल करना आपको सिखाता है कि इमोशनल प्रेशर में अपनी चॉइस मत खो दो। बाउंड्रीज विदाउट ओवर एक्सप्लेनिंग आपको सिखाता है कि अपनी लिमिट्स को रिस्पेक्ट करने के लिए दूसरों की परमिशन की जरूरत नहीं। इस अप्रोच का फाइनल पर्पस डिफिकल्ट पीपल को डिफीट करना नहीं है। पर्पस ये है कि डिफिकल्ट पीपल आपके इमोशंस, अटेंशन और सेल्फ वर्थ को अननेसेसरली कंट्रोल ना कर सके। आप काम रह सकते हो बिना वीक हुए, आप फर्म रह सकते हो बिना अग्रेसिव हुए, आप काइंड रह सकते हो बिना पीपल प्लीजिंग किए, आप किसी की फीलिंग्स को समझ सकते हो बिना उनकी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लिए। आखिर में पर्सनल पावर का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को कंट्रोल कर लो। पर्सनल पावर का मतलब है कि आप अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना सीख जाओ। कोई आपको प्रोवोक करे फिर भी आप डिसाइड करो कि रिएक्शन देना है या नहीं। कोई आपको मिसअंडरस्टैंड करे फिर भी आप अपनी आइडेंटिटी उसके ओपिनियन के अकॉर्डिंग चेंज ना करो। कोई आपकी बाउंड्री पसंद ना करे फिर भी आप रिस्पेक्टफुली उस पर स्टैंड कर सको। जब आप हर चीज पर्सनली लेना छोड़ते हो, मैनिपुलेशन को रिकॉग्नाइज करना सीख। इंसान अक्सर अपनी पावर तब लूज करता है जब वो अपनी वैल्यू को दूसरों के रिएक्शन से मेजर करना शुरू कर देता है। किसी का अटेंशन चाहिए, किसी की अप्रूवल चाहिए, किसी को अपनी इनोसेंस प्रूफ करनी है, किसी को इम्प्रेस करना है और किसी को खुश रखना है। धीरे धीरे हम अपनी एनर्जी अपनी लाइफ बिल्ड करने के बजाय दूसरों के ओपिनियंस मैनेज करने में लगा देते हैं। बाहर से ये बिहेवियर नॉर्मल लग सकता है, लेकिन अंदर से ये इनसिक्योरिटी और इमोशनल डिपेंडेंसी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। चीजिंग का मतलब सिर्फ किसी पर्सन के पीछे भागना नहीं है। आप अटेंशन चेस कर सकते हो, वैलिडेशन चेस कर सकते हो, रिकग्निशन चेस कर सकते हो, रिलेशनशिप चेस कर सकते हो और सक्सेस के थ्रू अप्रूवल भी चेस कर सकते हो।
जब आप रिपीटेडली किसी चीज़ को फोर्स करने की कोशिश करते हो तो आपका फोकस अपनी वैल्यू से हटकर आउटकम पर चला जाता है। आप सोचने लगते हो कि मुझे ये मिलना ही चाहिए वरना मैं इनफ नहीं हूँ। हेल्दी एम्बिशन और चेजिंग में डिफरेंस है। एम्बिशन में आप एफर्ट करते हो, इम्प्रूव करते हो और अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर्ड रहते हो। चेजिंग में आप अपनी पीस सैक्रिफाइस करके आउटकम को फोर्स करने लगते हो। अगर कोई पर्सन आपको अटेंशन नहीं दे रहा तो हेल्दी रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करके अपनी डिग्निटी मेंटेन करो। चेजिंग में आप रिपीटेडली मैसेजेस भेज सकते हो, एक्सप्लेनेशंस दे सकते हो और सामने वाले का इंटरेस्ट वापस लाने की कोशिश कर सकते हो। जब हम किसी की रिस्पॉन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते तब उस रिस्पॉन्स को फोर्स करने की कोशिश इमोशनल एग्जॉशन क्रिएट करती है। आप जितना ज़्यादा चेज करते हो उतना ही आपका माइंड उस पर्टिकुलर आउटकम के अराउंड फिक्स हो सकता है। आप अपनी प्रेजेंट लाइफ से डिस्कनेक्ट होने लगते हो। इसलिए लेटिंग गो का मतलब हार मानना नहीं, कभी कभी लेटिंग गो का मतलब अपनी एनर्जी को वापस लेना होता है। प्रूविंग भी पावर को ड्रेन करता है। हम अक्सर प्रूव करना चाहते हैं कि हम राइट हैं, इंटेलिजेंट हैं, लॉयल हैं, सक्सेसफुल हैं या अच्छे इंसान हैं। किसी ने हमारे कैरेक्टर पर डाउट किया तो हम लॉन्ग एक्सप्लेनेशन देते हैं। किसी ने हमारी कैपेबिलिटी क्वेश्चन की तो हम इमीडिएटली एविडेंस देने लगते हैं। लेकिन हर एक्यूजेशन का आंसर देना ज़रूरी नहीं होता। अगर आपको अपनी आइडेंटिटी हर पर्सन के सामने प्रूव करनी पड़ रही है तो आपकी अटेंशन दूसरों के जजमेंट के कंट्रोल में आ गई है। स्ट्रॉन्गर अप्रोच ये है कि आप अपने बिहेवियर को अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मेंटेन करो। जो लोग जेन्युइनली आपको समझना चाहते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन यूजफुल है, लेकिन जो पर्सन ऑलरेडी आपको मिसअंडरस्टैंड करने का डिसीजन ले चुका है उसे एंडलेस एक्सप्लेनेशन भी कन्विंस नहीं कर सकती। इसका मतलब अकाउंटेबिलिटी से भागना नहीं। अगर आपने गलती की है तो एक्सेप्ट करना कॉन्फिडेंस का साइन है। अपोलोजाइज करो, करेक्शन करो और आगे बढ़ो। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली अपनी इनोसेंस प्रूव करते रहे तो एक पॉइंट के बाद एक्सप्लेनेशन आपकी वीकनेस बन सकती है। आपको हर मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व करनी ज़रूरी नहीं। प्लीजिंग का पैटर्न थोड़ा और सटल होता है। पीपल प्लीजर अक्सर अपनी नीड्स को सप्रेस करके दूसरों की कंफर्ट को प्रायोरिटी देता है। वो नो बोलने से डरता है, डिसएग्रीमेंट अवॉइड करता है और कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए अपनी प्रेफरेंसेस कॉम्प्रोमाइज़ करता है। उसे लगता है कि अगर दूसरे लोग खुश हैं तो रिलेशनशिप सेफ है, लेकिन हर किसी को खुश रखना इम्पॉसिबल है। अगर आप अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड दूसरों की हैप्पीनेस बना दोगे तो आपको कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करना पड़ेगा। आप एक पर्सन को सेटिस्फाई करोगे तो दूसरा अनहैप्पी हो सकता है। आप एक ग्रुप की एक्सपेक्टेशंस मीट करोगे तो दूसरा ग्रुप डिसएग्री कर सकता है। इसलिए पीपल प्लीजिंग का एंड पॉइंट पीस नहीं एक्सॉशन हो सकता है। अपनी पावर वापस लेने का मतलब ये है कि आप समझो, काइंडनेस और सेल्फ अबैंडनमेंट सेम नहीं है। आप हेल्पफुल हो सकते हो बिना हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए। आप लविंग हो सकते हो बिना अपनी बाउंड्रीज तोड़े। आप रिस्पेक्टफुल हो सकते हो बिना हर ओपिनियन से अग्री किए। आप किसी को डिसअपॉइंट कर सकते हो और फिर भी एक अच्छे इंसान रह सकते हो। जब आप चीजिंग, प्रूविंग और प्लीजिंग को रिड्यूस करते हो तो आपके पास अपने गोल्स के लिए ज़्यादा एनर्जी बचती है। आप अपने वर्क, हेल्थ, लर्निंग, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका अटेंशन वापस आपके कंट्रोल में आता है। साइलेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ। साइलेंस को अक्सर वीकनेस समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने इमीडिएटली जवाब नहीं दिया तो सामने वाला जीत गया, लेकिन हर सिचुएशन में रिस्पॉन्स देना स्ट्रेंथ नहीं होता। कभी कभी साइलेंस एक कॉन्शियस चॉइस होती है जिसमें आप डिसाइड करते हो कि आप अपनी एनर्जी किसी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट को नहीं दोगे। साइलेंस का मतलब हमेशा चुप रहना नहीं। इसका डीपर मीनिंग है रिएक्शन को डिले करना जब रिएक्शन यूजफुल नहीं है। अगर कोई आपको प्रोवोक करता है तो इमीडिएटली रिस्पॉन्स देने के बजाय पॉज करना आपको कंट्रोल देता है। आपको डिसाइड करने का चांस मिलता है कि कॉन्वर्सेशन जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है या सिर्फ इमोशनल ट्रैप। गुस्से में साइलेंस पर्टिकुलरली पावरफुल हो सकता है। जब इमोशंस हाई होते हैं वर्ड्स अननेसेसरली हार्श हो सकते हैं। आप कुछ ऐसा कह सकते हो जो एक्चुअल प्रॉब्लम से बहुत बड़ा डैमेज क्रिएट कर दे। कुछ मिनट का पॉज सिचुएशन को कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन दे सकता है। काम होने के बाद आप वही बात ज़्यादा क्लियरली और रिस्पेक्टफुली कह सकते हो। साइलेंस का एक और बेनिफिट है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जब आप हर मोमेंट को फिल करने की कोशिश नहीं करते तो सामने वाला ज़्यादा बोल सकता है। कभी कभी लोग अपनी इंटेंशंस, कॉन्ट्रडिक्शंस या इमोशनल स्टेट खुद रिवील कर देते हैं। आपको हर सेंटेंस को इमीडिएटली चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन साइलेंस को मैनिपुलेशन के टूल में कन्वर्ट करना हेल्दी नहीं। किसी को डिलिबरेटली पनिश करने के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट देना और इमोशनल स्पेस लेने के लिए साइलेंस चूज करना अलग चीज़ें हैं। हेल्दी साइलेंस क्लैरिटी के साथ आता है। आप कह सकते हो कि मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए, बाद में बात करते हैं। इसमें सामने वाले को अनसर्टेनिटी में पनिश करने का इंटेंशन नहीं होता। साइलेंस आपको अपने इनर डायलॉग को सुनने का चांस भी देता है। जब हम कॉन्स्टेंटली नोटिफिकेशंस, कॉन्वर्सेशंस और ओपिनियन से सराउंडेड होते हैं तो हम अपनी एक्चुअल फीलिंग्स को इग्नोर कर सकते हैं। थोड़ा क्वाइट टाइम आपको ये समझने में हेल्प करता है कि आप एक्चुअली क्या चाहते हो। कभी कभी हम किसी पर्सन को रिस्पॉन्स इसीलिए देते हैं क्योंकि हम अनकंफर्टेबल साइलेंस टॉलरेट नहीं कर पाते। हमें लगता है कि कुछ बोलना ही होगा, लेकिन हर एक्यूजेशन का इमीडिएट आंसर, हर क्रिटिसिज्म का इमीडिएट डिफेंस और हर डिसएग्रीमेंट का इमीडिएट कंक्लूजन जरूरी नहीं। साइलेंस का रियल पावर तब समझ आता है जब आप रियलाइज करते हो कि आपको हर बैटल पार्टिसिपेट नहीं करनी। कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपको बेटर नहीं बनाते, कुछ डिबेट से ईगो को फीड करती हैं, कुछ लोग सोल्यूशन नहीं रिएक्शन चाहते हैं। ऐसे मोमेंट्स में साइलेंस विड्रॉल नहीं, कॉन्शियस सिलेक्शन हो सकता है।
इसका मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करना नहीं। अगर रिलेशनशिप, वर्क या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जेन्युइन इशू है तो कम्युनिकेशन जरूरी है, लेकिन कम्युनिकेशन और रिएक्शन में डिफरेंस है। आप पहले काम हो सकते हो फिर कम्युनिकेट कर सकते हो, ये इमोशनल मैच्योरिटी का साइन है। साइलेंस आपको एक और लेसन देता है, आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। कभी आपकी कंसिस्टेंट एक्शंस आपके वर्ड से ज़्यादा पावरफुल एक्सप्लेनेशन होती है। अगर कोई आपकी कैरेक्टर को डाउट करता है तो आप अपनी लाइफ को एक्यूजेशन के अराउंड रीडिजाइन करने के बजाय अपने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर सकते हो। जब आप साइलेंस के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तो एक्सटर्नल नॉइज़ की पावर कम होने लगती है। आपको हर नोटिफिकेशन का इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, हर ओपिनियन का आंसर नहीं चाहिए, हर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की अर्जेंसी नहीं होती। आप डिसाइड करते हो कि किस चीज़ को अटेंशन देना वर्दी है। चूज योर रिस्पॉन्स। लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होंगी जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग क्या कहेंगे, कौन आपको रिजेक्ट करेगा, मार्केट क्या करेगा, किसी का मूड क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम कब आ जाएगी, ये सब कंप्लीटली आपके कंट्रोल में नहीं। लेकिन इन सिचुएशंस के सामने आपका रिस्पॉन्स लार्जली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही पर्सनल पावर का सेंट्रल आइडिया है। सिचुएशन और रिस्पॉन्स के बीच एक चॉइस होती है। कभी वो चॉइस बहुत छोटी होती है, एक ब्रेथ, एक पॉज, एक मिनट, लेकिन वही स्मॉल स्पेस आपको ऑटोमेटिक रिएक्शन से कॉन्शियस रिस्पॉन्स की तरफ ले जा सकता है। मान लो कोई आपको इंसल्ट करता है, ऑटोमेटिक रिएक्शन गुस्सा हो सकता है, आप इंसल्ट रिटर्न कर सकते हो, लेकिन कॉन्शियस रिस्पॉन्स में आप डिसाइड कर सकते हो कि सामने वाले का बिहेवियर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपका बिहेवियर आपकी। आप कामली आंसर कर सकते हो, बाउंड्री सेट कर सकते हो या कॉन्वर्सेशन से एक्सिट कर सकते हो। चॉइस का मतलब ये नहीं कि हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना ही पड़ेगा। कुछ सिचुएशंस जेन्युइनली पेनफुल होती हैं, आपको सैडनेस फील हो सकती है, एंगर फील हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब फीलिंग्स को डिनाई करना नहीं, आप फीलिंग को एक्नॉलेज करते हो और फिर डिसाइड करते हो कि उस फीलिंग के बेसिस पर कौन सा एक्शन यूजफुल है। इस प्रोसेस में पॉज एक पावरफुल हैबिट है। जब इमोशनल ट्रिगर आए तुरंत मैसेज सेंड करने के बजाय रुकना, आर्ग्यूमेंट के बीच तुरंत फाइनल डिसीजन ना लेना, क्रिटिसिज्म के बाद पहले इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करना, रिजेक्शन के बाद अपने आप को हार्शली जज ना करना। ये स्मॉल पॉजेस इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रैक्टिकली डेवलप करते हैं। रिस्पॉन्स चूज करने का मतलब कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखना है। एक इंपल्सिव रिएक्शन 5 मिनट्स के लिए सैटिस्फाइंग हो सकता है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस वीक्स या मंथ्स तक चल सकते हैं। इसी तरह एक डिफिकल्ट बट कॉम रिस्पॉन्स इनिशियली अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट और पीस क्रिएट कर सकता है। आप अपने रिस्पॉन्स को अपने वैल्यूज के साथ अलाइन कर सकते हो। अगर आप ऑनेस्टी को वैल्यू करते हो तो प्रेशर में भी झूठ अवॉइड करने की कोशिश करो। अगर रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है तो डिसएग्रीमेंट में भी डिसरिस्पेक्ट से बचो। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है तो रिपीटेड मिसट्रीटमेंट टॉलरेट मत करो। वैल्यूज इमोशनल स्टॉर्म्स के बीच डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं। रिस्पॉन्स चूज करना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का नाम है, ब्लेम लेने का नहीं। अगर किसी ने आपके साथ रॉन्ग किया तो उस रॉन्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हो वो आपके कंट्रोल में आ सकता है। आप रिवेंज चूज कर सकते हो, रिजेंटमेंट कैरी कर सकते हो, लेसन ले सकते हो, डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो या सिचुएशन को प्रोसेस करके मूव फॉरवर्ड कर सकते हो। यहाँ फॉरगिवनेस का आइडिया भी आ सकता है। फॉरगिवनेस का मतलब हार्मफुल बिहेवियर को अप्रूव करना नहीं। कभी फॉरगिवनेस का डीपर मीनिंग होता है कि आप पास्ट इवेंट को अपने प्रेजेंट डिसीजंस का परमानेंट कंट्रोलर नहीं बनने देते। आप लेसन रखते हो, बाउंड्री रखते हो, लेकिन बिटरनेस को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाते। पर्सनल पावर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट अटेंशन मैनेजमेंट है। जिस चीज़ को आप रिपीटेडली अटेंशन देते हो वो आपके माइंड में इंपॉर्टेंस गेन करती है। अगर आप आज तक किसी रूट कमेंट के बारे में सोचते हो तो एक सेंटेंस आपकी पूरी इमोशनल स्टेट डोमिनेट कर सकता है। अगर आप डिसाइड करते हो कि उस कमेंट से यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेनी है और फिर अपनी अटेंशन वापस इंपॉर्टेंट वर्क पर लगानी है तो आप अपनी मेंटल स्पेस रिक्लेम करते हो। इसका मतलब इमोशंस को फोर्सफुली स्विच ऑफ करना नहीं। कभी प्रोसेसिंग के लिए टाइम चाहिए होता है, लेकिन प्रोसेसिंग और र्यूमिनेशन अलग है। प्रोसेसिंग में आप इवेंट को समझते हो, फीलिंग्स को एक्नॉलेज करते हो और लेसन निकालते हो। र्यूमिनेशन में आप सेम थॉट्स को रिपीटेडली रिप्ले करते हो बिना किसी न्यू कंफ्यूजन के। पावर वापस लेने का मतलब र्यूमिनेशन से ग्रेजुअली बाहर आना भी है। आप अपने रिस्पॉन्स को ट्रेन कर सकते हो। डेली लाइफ के स्मॉल ट्रिगर्स इस ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज हैं। ट्रैफिक में इरिटेशन, डिलेड रिस्पॉन्स, माइनर डिसएग्रीमेंट, क्रिटिसिज्म या अनएक्सपेक्टेड चेंज। हर सिचुएशन में आप नोटिस कर सकते हो कि ऑटोमेटिक रिएक्शन क्या है, फिर कॉन्शियसली बेटर रिस्पॉन्स चूज कर सकते हो। छोटी सिचुएशंस में डेवलप कंट्रोल डिफिकल्ट सिचुएशंस में काम आता है। धीरे धीरे एक इंटरनल शिफ्ट होता है। पहले आप सोचते थे उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, फिर क्वेश्चन चेंज होकर हो सकता है अब मैं क्या करना चूज करता हूँ। पहले फोकस दूसरे पर्सन के बिहेवियर पर था, अब फोकस आपकी एजेंसी पर आ गया। इसी शिफ्ट में पर्सनल पावर छुपी हुई है। टेकिंग बैक योर पावर का मतलब दुनिया को अपने कंट्रोल में लाना नहीं, एक्चुअली इसका ऑपोजिट है। आप एक्सेप्ट करते हो कि दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है, लोग अनप्रेडिक्टेबल हैं, आउटकम्स अनसर्टेन है, फिर भी आप अपनी चॉइसेस, वैल्यूज, बाउंड्रीज और अटेंशन को कॉन्शियसली मैनेज करने की कोशिश करते हो। स्टॉप चेजिंग आपको सिखाता है कि जो चीज़ नेचुरली रेसिप्रोकेट नहीं हो रही उसे फोर्स करना जरूरी नहीं। स्टॉप प्रूविंग आपको सिखाता है कि आपकी वर्थ हर आर्ग्यूमेंट में एस्टैब्लिश करना नेसेसरी नहीं। स्टॉप प्लीजिंग आपको याद दिलाता है कि दूसरों की हैप्पीनेस आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। साइलेंस आपको पॉज और सिलेक्टिविटी देता है और रिस्पॉन्स चूज करना आपको एजेंसी वापस देता है। इन सब का फाइनल रिजल्ट एक क्वाइट फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंस है। आपको लाउड होने की जरूरत कम पड़ती है, आपको हर पर्सन को कन्विंस करने की नीड कम होती है। आप रिजेक्शन को टॉलरेट कर सकते हो, आप डिसएग्रीमेंट सर्वाइव कर सकते हो, आप किसी के अप्रूवल के बिना डिसीजन ले सकते हो, आप साइलेंस से अनकंफर्टेबल नहीं होते। और जब सिचुएशन डिफिकल्ट होती है तब भी आपके पास एक इंटरनल क्वेश्चन होता है, इस मोमेंट में मेरे वैल्यूज के अकॉर्डिंग बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है। यही इमोशनल फ्रीडम का प्रैक्टिकल वर्जन है। आप दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन अपनी पार्टिसिपेशन कंट्रोल करते हो। आप हर डोर को फोर्स करके ओपन नहीं करते, कभी नॉक करते हो, कभी वेट करते हो और कभी दूसरी डायरेक्शन चूज करते हो। आप हर मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व नहीं करते, आप हर बैटल को फाइट नहीं करते, आप हर रिजेक्शन को पर्सनल वर्डिक्ट नहीं बनाते। सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन ये हो सकता है कि आपकी पावर किसी दूसरे पर्सन की अटेंशन, अप्रूवल या एग्रीमेंट नहीं है। पावर इस बात में है कि आप अपनी वर्थ को इन चीज़ों से सेपरेट कर सको। आप किसी को चेस किए बिना भी वैल्यूएबल हो। आपको अपनी इनोसेंस हर पर्सन के सामने प्रूफ किए बिना भी सेल्फ रिस्पेक्ट मिल सकती है। आप किसी को प्लीज किए बिना भी काइंड हो सकते हो। आप साइलेंट रहकर भी स्ट्रांग हो सकते हो और आप
आप इमोशनल होते हुए भी अपना रिस्पॉन्स कॉन्शियसली चूज कर सकते हो। जब ये माइंडसेट डीपली डेवलप होता है तो लाइफ में एक सटल डिफरेंस आता है। आप रिएक्ट करने से पहले ऑब्जर्व करते हो, आप बोलने से पहले सोचते हो, आप एक्सेप्ट करने से पहले इवैल्यूएट करते हो, आप चेज करने से पहले देखते हो कि सामने से एफर्ट आ रहा है या नहीं, आप प्रूव करने से पहले पूछते हो कि क्या एक्सप्लेनेशन एक्चुअली नेसेसरी है, और आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसने के बजाय अपने ऑप्शंस देखना शुरू कर देते हो। आखिर में टेकिंग बैक योर पावर का मतलब किसी और से पावर छीनना नहीं, ये अपनी स्कैटर्ड एनर्जी को वापस कलेक्ट करना है। जो एनर्जी अप्रूवल में जा रही थी उसे ग्रोथ में लगाना, जो एनर्जी आर्ग्यूमेंट्स में जा रही थी उसे मीनिंगफुल वर्क में लगाना, जो एनर्जी ओवरथिंकिंग में जा रही थी उसे एक्शन में कन्वर्ट करना, जो एनर्जी पीपल प्लीजिंग में जा रही थी उसे सेल्फ रिस्पेक्ट और ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करना। इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी फिजिकल पावर नहीं बल्कि उसका माइंड है। लेकिन वही माइंड अगर अनकंट्रोल्ड हो तो वही सबसे बड़ा सोर्स ऑफ स्ट्रेस भी बन सकता है। बाहर की दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता रहेगा जो आपके मूड, कॉन्फिडेंस और पेस को चैलेंज करेगा। कोई क्रिटिसाइज करेगा, कोई रिजेक्ट करेगा, कोई आपको अंडर एस्टिमेट करेगा, कोई आपको प्रोवोक करेगा, और कभी कभी सर्कमस्टांसेस आपकी प्लानिंग के बिल्कुल ऑपोजिट चले जाएंगे। आप हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये ज़रूर सीख सकते हो कि इन सिचुएशंस को अपने माइंड पर कितनी पावर देनी है। अनशेकेबल बनने का मतलब ये नहीं कि आप कभी हर्ट नहीं होंगे, कभी एंग्शियस नहीं होंगे या कभी डाउट नहीं करोगे। ऐसा इंसान प्रैक्टिकली एक्सिस्ट नहीं करता। रियल मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब इमोशंस को ख़त्म करना नहीं, बल्कि इमोशंस के साथ भी कॉन्शियस रहना है। आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन गुस्सा आपकी लैंग्वेज डिसाइड ना करे। आपको फियर हो सकता है, लेकिन फियर आपके फ्यूचर का डिसीजन ना ले। आपको रिजेक्शन मिल सकता है, लेकिन रिजेक्शन आपकी सेल्फ वर्थ डिफाइन ना करे। माइंड को मास्टर करने की बिगिनिंग अवेयरनेस से होती है। बहुत बार हम थॉट और रियलिटी के बीच डिफरेंस नहीं करते। माइंड में कोई थॉट आता है और हम उसे ऑटोमेटिकली ट्रूथ मान लेते हैं। किसी ने रिप्लाई नहीं किया और माइंड कहता है वो मुझे इग्नोर कर रहा है। एक मिस्टेक हुई और माइंड बोलता है मैं हमेशा फेल होता हूँ। किसी ने क्रिटिसिज्म किया और माइंड कंक्लूड करता है मैं केपेबल नहीं हूँ। लेकिन थॉट सिर्फ थॉट है, हर थॉट एविडेंस नहीं होता। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो तब एक इम्पॉर्टेंट डिस्टेंस डेवलप होता है। आप कह सकते हो मेरे माइंड में ये थॉट आ रहा है इंस्टेड ऑफ यही सच है। ये छोटा सा डिफरेंस इमोशनल कंट्रोल को बहुत चेंज कर सकता है। आप थॉट को एग्जामिन कर सकते हो, उसके एविडेंस को देख सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि उसे फॉलो करना है या नहीं। माइंड को मास्टर करने का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट अटेंशन को कंट्रोल करना है। आपकी अटेंशन जहां जाती है, आपका इमोशनल एक्सपीरियंस भी अक्सर उसी डायरेक्शन में चला जाता है। अगर आप बार बार किसी इंसल्ट को रिप्ले करते हो तो वो इवेंट खत्म होने के बाद भी आपके माइंड में अलाइव रहता है। अगर आप कॉन्स्टेंटली दूसरों की सक्सेस कंपेयर करते हो तो अपनी प्रोग्रेस छोटी लगने लगती है। अगर आप फ्यूचर के वर्स्ट केस सिनेरियोज रिपीटेडली इमेजिन करते हो तो प्रेजेंट मोमेंट भी स्ट्रेसफुल हो सकता है। इसीलिए मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, कभी कभी इसका मतलब अटेंशन को डेलिबरेटली रीडायरेक्ट करना है। प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना, लेकिन उस प्रॉब्लम को अपनी पूरी मेंटल स्पेस ऑक्यूपाई भी नहीं करने देना। आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो, नेक्स्ट एक्शन डिसाइड कर सकते हो और फिर अपनी अटेंशन वापस करंट लाइफ पर ला सकते हो। ओवरथिंकिंग भी माइंड के अनकंट्रोल्ड पैटर्न का एग्जाम्पल है। ओवरथिंकिंग में माइंड आंसर्स प्रोड्यूस करने के बजाय सेम क्वेश्चंस को रिपीट करता रहता है। अगर ऐसा हो गया तो, उसने वो बात क्यों कही, मैंने बेटर आंसर क्यों नहीं दिया, आगे क्या होगा। कुछ थिंकिंग यूजफुल होती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद थिंकिंग एक्शन को रिप्लेस कर देती है। अनशेकेबल माइंड ये सीखता है कि जब एनालिसिस यूजफुल इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दे तब एक्शन, एक्सेप्टेंस या रेस्ट की तरफ मूव करना जरूरी है। एक्सेप्टेंस का मतलब डिफीट नहीं, एक्सेप्टेंस का मतलब रियलिटी को रियलिटी के रूप में देखना है। अगर कोई रिलेशनशिप खत्म हो चुका है तो उस फैक्ट को एक्सेप्ट करना हीलिंग की बिगिनिंग हो सकता है। अगर किसी ने आपको रिजेक्ट किया है तो उस रिजेक्शन को डिनाई करने के बजाय उसे प्रोसेस करना बेटर है। अगर कोई सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर है तो एंडलेस रेजिस्टेंस एनर्जी कंज्यूम कर सकती है। मेंटल स्ट्रेंथ तब डेवलप होती है जब आप कंट्रोल और लैक ऑफ कंट्रोल के बीच डिफरेंस समझते हो। आप अपनी प्रिपरेशन कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन हर रिजल्ट नहीं। आप अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन दूसरे पर्सन का रिएक्शन नहीं। आप अपनी बाउंड्रीज कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन दूसरे पर्सन का ओपिनियन नहीं। आप अपनी एफर्ट कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन टाइमिंग और सर्कमस्टांसेस हमेशा नहीं। जब अटेंशन कंट्रोलेबल चीज़ों पर शिफ्ट होती है तो हेल्पलेसनेस रिड्यूस हो सकती है। आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, लेकिन हर प्रॉब्लम में नेक्स्ट यूजफुल स्टेप आइडेंटिफाई करना सीखते हो। इसी से कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। बिकम द पर्सन नोबडी कैन कंट्रोल। किसी भी इंसान को कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल बनाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम सब सोशल बीइंग्स हैं और रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ का पार्ट है। लेकिन आप इतने इमोशनली इंडिपेंडेंट जरूर बन सकते हो कि कोई पर्सन आपकी इनसिक्योरिटी, गिल्ट, फियर या अप्रूवल की नीड को ईजिली यूज करके आपको मैनिपुलेट ना कर सके।
दूसरे लोग सबसे ज़्यादा पावर्स तब गेन करते हैं जब उन्हें पता होता है कि आपको किस चीज़ का फियर है। अगर आपको रिजेक्शन का एक्सट्रीम फियर है तो कोई आपको रिजेक्ट करने की धमकी देकर प्रेशर क्रिएट कर सकता है। अगर आपको अप्रूवल की बहुत नीड है तो क्रिटिसिज्म आपको कंट्रोल कर सकता है। अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट से बहुत डर लगता है तो कोई पर्सन आपकी बाउंड्रीज रिपीटेडली क्रॉस कर सकता है क्योंकि उसे पता है कि आप कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करोगे। इसलिए कंट्रोल से फ्रीडम का फर्स्ट स्टेप एक्सटर्नल वर्ल्ड को चेंज करना नहीं, अपनी वल्नरेबिलिटीज को समझना है। खुद से ऑनेस्टली पूछना जरूरी है, मुझे सबसे ज्यादा किस चीज का फियर है? किस टाइप की क्रिटिसिज्म मुझे इंस्टेंटली डिफेंसिव बना देती है? किस पर्सन की अप्रूवल मेरे मूड को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है? किस सिचुएशन में मैं अपनी नीड्स इग्नोर कर देता हूँ? इन क्वेश्चंस के आंसर्स वीकनेस नहीं दिखाते, ये आपको अपने इमोशनल बटन्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। जब आपको पता होता है कि बटन कहाँ है तब आप उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। मैनिपुलेशन के अगेंस्ट सबसे पावरफुल शील्ड क्लैरिटी है। अगर आपको अपनी वैल्यूज और बाउंड्रीज पता है तो इमोशनल प्रेशर के टाइम डिसीजन लेना ईजियर होता है। आपको हर बार किसी से पूछना नहीं पड़ता कि क्या एक्सेप्टेबल है। आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आप किस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करोगे और किस पॉइंट पर डिस्टेंस क्रिएट करोगे। इस प्रोसेस में नो एक पावरफुल वर्ड है। नो बोलना रूड होना नहीं, नो का मतलब है कि आपकी कैपेसिटी, प्रायोरिटीज और लिमिट्स भी मैटर करती हैं। अगर आप हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो तो इवेंचुअली रिजेंटमेंट बिल्ड हो सकता है। आप सामने वाले को ब्लेम करते हो जबकि रियलिटी ये हो सकती है कि आपने अपनी बाउंड्री क्लियरली कम्युनिकेट ही नहीं की। हेल्थी इंडिपेंडेंस का मतलब दूसरों की एडवाइस रिजेक्ट करना भी नहीं। स्ट्रॉन्ग पर्सन एडवाइस सुन सकता है, क्रिटिसिज्म इवैल्यूएट कर सकता है और फिर अपना डिसीजन ले सकता है। डिफरेंस ये है कि डिसीजन का ओनरशिप उसके पास रहता है, वो हर डिसीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर शिफ्ट नहीं करता। जब आप अपने डिसीजंस का ओनरशिप लेना शुरू करते हो तो सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है। कभी डिसीजन रॉन्ग भी होगा लेकिन मिस्टेक के बाद आप लर्न करोगे। धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि परफेक्ट डिसीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने डिसीजंस को हैंडल करने की कैपेसिटी है। कंट्रोल से फ्रीडम का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है इमोशनल अवेलेबिलिटी को मैनेज करना। हर पर्सन को आपकी कंप्लीट अटेंशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और इमोशनल एक्सेस मिलना जरूरी नहीं। ट्रस्ट ग्रेजुअली बिल्ड होता है। जो पर्सन रिपीटेडली आपकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं करता उसे सेम लेवल का एक्सेस देना जरूरी नहीं। ये एटीट्यूड बिटरनेस क्रिएट करने के लिए नहीं, इसका पर्पस डिसर्नमेंट डेवलप करना है। आप काइंड रह सकते हो और सिलेक्टिव भी, आप ओपन रह सकते हो और कॉशियस भी। आप किसी को ट्रस्ट कर सकते हो बिना अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी उसके हैंड्स में दिए। किसी पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करना भी इसी ट्रैप का दूसरा साइड है। जब आप दूसरों के बिहेवियर को फोर्स करना चाहते हो तो आप खुद उनके बिहेवियर के डिपेंडेंट हो जाते हो। आप सोचते रहते हो कि वो कब चेंज होंगे, कब समझेंगे, कब अपोलोजाइज करेंगे। आपकी पीस उनके ट्रांसफॉर्मेशन के साथ टाइट हो जाती है। रियल फ्रीडम तब आती है जब आप कहते हो मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता लेकिन मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि उनके बिहेवियर के रिस्पॉन्स में मैं क्या करूंगा। कभी कॉन्वर्सेशन, कभी बाउंड्री, कभी डिस्टेंस और कभी कंप्लीट डिसएंगेजमेंट। रिस्पॉन्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। टेक बैक योर पावर एंड लिव अनबॉदर्ड। अनबॉदर्ड रहने का मतलब ये नहीं कि आपको किसी चीज़ की केयर ही नहीं। अगर आप जेन्युइनली कुछ वैल्यू करते हो तो नेचुरली उससे रिलेटेड इमोशंस होंगे। अनबॉदर्ड का हेल्दियर मीनिंग है कि आप हर एक्सटर्नल इवेंट को अपनी इनर पीस का ओनर नहीं बनने देते। किसी ने आपके बारे में कुछ नेगेटिव कहा, आप उस इन्फॉर्मेशन को सुन सकते हो, एवेल्युएट कर सकते हो और अगर यूजफुल हो तो इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर वो बस एक रैंडम ओपिनियन है तो उसे अपनी आइडेंटिटी के सेंटर में प्लेस करना जरूरी नहीं। हर ओपिनियन इक्वल वेट डिजर्व नहीं करता। लोगों की ओपिनियंस को फिल्टर करना सीखना इंपॉर्टेंट है। किसी ऐसे पर्सन की क्रिटिसिज्म जो आपको जेन्युइनली समझता है और आपकी ग्रोथ चाहता है वैल्यूएबल हो सकती है, लेकिन किसी रैंडम पर्सन का कमेंट जिससे आपकी लाइफ के कॉन्टेक्स्ट का आइडिया ही नहीं, उसकी सेम अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। अनबॉदर्ड रहने का मतलब सिर्फ सिलेक्टिव अटेंशन है। आप हर नोटिफिकेशन, कमेंट, गॉसिप और क्रिटिसिज्म को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देते। आप डिसाइड करते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है। ये डिसीजन मेकिंग मेंटल एनर्जी बचाता है। साइलेंस यहाँ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर एक्यूजेशन का आंसर देना जरूरी नहीं, हर मिसअंडरस्टैंडिंग को इमीडिएटली करेक्ट करना जरूरी नहीं, हर प्रोवोकेशन को रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं। कभी साइलेंस आपको इमोशनल डिस्टेंस देता है और सामने वाले को रिएक्शन का रिवॉर्ड नहीं मिलता। लेकिन साइलेंस का मतलब इंपॉर्टेंट इश्यूज को अवॉइड करना नहीं। अगर कोई सिचुएशन जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है तो क्लियर कम्युनिकेशन जरूरी है। डिफरेंस ये है कि आप रिएक्शन से कम्युनिकेट नहीं करते, आप इंटेंशन से कम्युनिकेट करते हैं। पावर वापस लेने का एक और पार्ट है अपनी लाइफ को एक्सटर्नल वैलिडेशन से सेपरेट करना। अगर आपका मूड, लाइक्स, कॉम्प्लीमेंट्स, मैसेजेस या सोशल अप्रूवल से कॉन्स्टेंटली चेंज होता है तो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करेगी। इंटरनल कॉन्फिडेंस का मतलब है कि अप्रिशिएशन अच्छी लगती है लेकिन उसके बिना भी आप अपनी वैल्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। इसी तरह फेलियर के साथ भी, अगर आप फेल होते हो तो नेचुरली डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, लेकिन फेलियर को आइडेंटिटी मत बनाओ। आप कह सकते हो ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ इंस्टेड ऑफ मैं अनसक्सेसफुल इंसान हूँ। लैंग्वेज थॉट को इन्फ्लुएंस करती है। आइडेंटिटी और इवेंट को सेपरेट करना रेजिलियंस को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। अनबॉदर्ड रहने का मतलब अपने गोल्स को भी प्रोटेक्ट करना है। जब आप कॉन्स्टेंटली दूसरों के ओपिनियंस मॉनिटर करते हो तो आप रिस्क लेने से बचने लगते हो। आप वो काम नहीं करते जो आप जेन्युइनली करना चाहते हो क्योंकि डर होता है कि लोग जज करेंगे। लेकिन मीनिंगफुल लाइफ में कुछ लेवल का जजमेंट अनअवॉइडेबल है। अगर आप न्यू स्किल सीखते हो कोई मजाक बना सकता है। अगर आप करियर चेंज करते हो कोई डाउट कर सकता है। अगर आप बाउंड्री सेट करते हो कोई आपको सेल्फिश कह सकता है। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज चेंज करते हो कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे। आपको हर मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। कॉन्फिडेंस का मैच्योर फॉर्म यह है कि आप दूसरों की ओपिनियन सुन सकते हो बिना उनके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चेंज हुए। आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, इसलिए आप एक्सटर्नल फीडबैक को इन्फॉर्मेशन की तरह यूज करते हो, कमांड की तरह नहीं। लाइफ को अनबॉदर्ड तरीके से जीना एक्चुअली इमोशनल डिसिप्लिन का रिजल्ट है। आप अपने ट्रिगर्स को समझते हो, आप पॉज करते हो, आप इंपल्सिव रिएक्शन से बचने की प्रैक्टिस करते हो, आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से डिस्टेंस रखते हो, आप अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करते हो, आप अपनी अटेंशन को कॉन्शियसली डायरेक्ट करते हो। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि जो चीजें पहले आपको आवर्स तक डिस्टर्ब करती थी अब शायद कुछ मिनट्स में प्रोसेस हो जाती हैं। जो क्रिटिसिज्म पहले पूरा दिन मूड खराब करता था अब आप उसमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन और अननेसेसरी नॉइस को सेपरेट कर सकते हो। जो रिजल्शन पहले आइडेंटिटी क्राइसिस लगता था अब वो एक डिफिकल्ट एक्सपीरियंस बन जाता है जिसे आप रिकवर कर सकते हो। यही अनशेकेबल होने का रियलिस्टिक मीनिंग है। आप स्टोन
स्टोन नहीं बनते, आप ह्यूमन ही रहते हो। आप फील करते हो, केयर करते हो, लव करते हो, डिसअपॉइंट होते हो। डिफरेंस ये है कि आप अपने इमोशनल सेंटर को बार बार एक्सटर्नल हैंड्स में देना बंद कर देते हो। आपको किसी को पनिश करके पावरफुल होने की जरूरत नहीं। किसी को जेलस करना, इंटेंशनली इग्नोर करना या रिवेंज लेना रियल पावर नहीं। रियल पावर तब है जब आपको रिवेंज की जरूरत ही महसूस ना हो। आप लेसन लेते हो, बाउंड्री सेट करते हो और अपनी लाइफ के डायरेक्शन में मूव करते हो। कभी कभी मूविंग ऑन ही स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स होता है। आप किसी पर्सन को कन्विंस नहीं करते कि वो आपकी वैल्यू समझे। आप किसी अपॉर्चुनिटी को फोर्स नहीं करते जो क्लियरली अवेलेबल नहीं। आप किसी आर्ग्यूमेंट को एंडलेस नहीं बनाते। आप अपनी एनर्जी को वापस लेकर अपने फ्यूचर पर इन्वेस्ट करते हो। माइंड मास्टरी, इमोशनल इंडिपेंडेंस और इनर पीस एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब माइंड हर थॉट को ट्रूथ नहीं मानता, इमोशंस हर डिसीजन को कंट्रोल नहीं करते। जब इमोशंस हर डिसीजन को कंट्रोल नहीं करते, दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट करना मुश्किल पाते हैं। जब मैनिपुलेशन का इंपैक्ट कम होता है, आप अपनी बाउंड्रीज कॉन्फिडेंटली मेंटेन कर सकते हो। और जब बाउंड्रीज क्लियर होती हैं, आपको अपनी पीस प्रोटेक्ट करने के लिए कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इस पूरी जर्नी का एसेंस ये नहीं कि दुनिया आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी। दुनिया डिस्टर्ब करेगी, लोग डिसअपॉइंट करेंगे, प्लान्स फेल होंगे, कभी आप खुद भी मिस्टेक्स करोगे, लेकिन आपकी रिकवरी एबिलिटी स्ट्रांग हो सकती है। आप सीख सकते हो कि इमोशन को फील करना और इमोशन के अकॉर्डिंग एक्ट करना अलग चीज़ें हैं। आप सीख सकते हो कि किसी का ओपिनियन और रियलिटी अलग हो सकते हैं। आप सीख सकते हो कि बाउंड्री के लिए परमिशन नहीं चाहिए। आप सीख सकते हो कि साइलेंस कब यूजफुल है और कब कम्युनिकेशन जरूरी है। आप सीख सकते हो कि किस बैटल में एनर्जी लगानी है और किस बैटल को सिंपली लीव कर देना है। आखिर में पावर का मतलब कंट्रोल नहीं, सेल्फ कमांड है। आप अपने माइंड के मास्टर बनने लगते हो जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो। आप इमोशनली इंडिपेंडेंट तब बनते हो जब दूसरों के रिएक्शंस को अपनी वर्थ का मेजर बनाना छोड़ देते हो। और आप अनबॉदर्ड तब जीते हो जब आप हर एक्सटर्नल इवेंट को अपनी इनर पीस का डिसीजन मेकर बनने से रोक देते हो। आपको हर पर्सन को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं, हर क्रिटिसिज्म का जवाब देने की जरूरत नहीं, हर रिजेक्शन को पर्सनली लेने की जरूरत नहीं, हर कॉन्फ्लिक्ट में लास्ट वर्ड पाना जरूरी नहीं, हर रिलेशनशिप को किसी भी कॉस्ट पर सेव करना जरूरी नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपनी वैल्यू प्रूव करने के लिए कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करने की जरूरत नहीं।